एडवोकेसी कुछ लोग शौक की वजह से जा सकते हैं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि शायद एक वही ऑप्शन है उनके सामने और बहुत ज्यादा सोच समझ के या क्या ना कोई गाइड नहीं करने वाला होता है या अपना दिमाग को यूज ना करके विदाउट एनी फिल्टर एडवोकेसी में चल देते हैं ये सोच के कि काला कोट पहनने के बाद शायद हमें कोर्ट में पैसा मिल ही जाएगा। दो ही चीजों के पीछे आज आप पूरी दुनिया जहान को भागते हुए देखोगे, या तो पावर है या पैसा है। बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिसे हम एपीओ बोलते हैं, एपीपी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं या हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट की बात कर रहे हैं। वेरी नेसेसरी कि सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। डोंट वरी, कोई नहीं देख रहा है आप सबको, डोंट वरी, बट एक बार वीडियो ऑन रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। At least for time being, we want all the students to switch on their videos and mute yourself. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे बैच के अपार्ट भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो एंड कंसर्न होना बनता भी है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सिचुएशन जहां पे जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना। एम्प्लॉयमेंट का वादा सब करते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट बेटा तभी मिलेगा व्हेन यू आर वर्थ, जब हम इतनी कैपेबिलिटीज एक्वायर कर ले, जब इतने ज्यादा ग्रो कर ले या सबसे हट के थोड़ा टैलेंट होल्ड करें, तभी पॉसिबल है कि अच्छी जॉब सिलेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज दैट आज का जो सेशन है उस सेशन को लेके हम कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, दैट इज कौन कौन से चीजें हैं जो आप आने वाले फ्यूचर में अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। आपको कोई भी मोस्ट रीजनेबल डाउट होगा बेटा प्लीज चैट में टाइप करना, और एक बार मेरी साइड से सेशन ओवर हो जाएगा देन वी मे ज्वाइन 1-to-1 ऑल्सो इसी जूम सेशन में, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपका ऑडियो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। पहले अच्छी से सोचो समझो, हर चीज को फिगर आउट करो, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब भी एक अलग चीज होगा ही होगा। नहीं, इसका वाईटी पे कोई जरूरी नहीं है मनीष कि इसका वाईटी पर आपको मिलेगा ही मिलेगा रिकॉर्डिंग। चलो लेट्स बिगिन। करियर क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है करियर इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप कोई की चीज करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो। इज इट रिक्वायर्ड और इज इट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी? इफ आई एम अर्निंग और यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू अर्न, व्हाई डू यू वांट टू अर्न? जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आलस देखो हर ह्यूमन बीइंग में है, कोई भी काम नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन अगर काम के एवज में अच्छा पैसा मिले, अच्छा नाम हो जाए, एक अच्छी आइडेंटिटी मिल जाए, तो हर कोई काम करना चाहेगा। सबसे बड़ा रीजन काम करने के पीछे की जिम्मेदारियां हैं। किसी की जिम्मेदारी है जो बेसिक जिम्मेदारी हो सकती है, किसी की कुछ हालात की वजह से ऐसी जिम्मेदारी कि उसको बहुत कम उम्र में भी काम करना पड़ सकता है, किसी की जरूरतें हैं और किसी के शौक है। ये कुछ मेजर गोल्स या मेजर रीजंस मुझे लगते हैं एक करियर के बारे में चिंता करने के। ये कुछ 4-5 कारण हो सकते हैं कि इस विषय के ऊपर हमें चर्चा करनी जरूरी बनती है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एलएलबी से पास आउट होने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है ये हम देखेंगे। एंड दिस द हार्श रियलिटी ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कि ये लोग बेटा जनरली आपको कभी करियर के बारे में बताएंगे नहीं। लॉ यूनिवर्सिटीज में जनरली आपको एक ही चीज बताई जाती है कि या तो हमारी कॉलेज से प्लेस हो जाएंगे आप, या फिर आप मैक्सिमम जो कोई चीज कर सकते हैं वो है कि लिटिगेशन में जा सकते हैं। और यही दो चीजें आप देखते हैं अपने लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सजेस्ट भी करेंगे, और मैं पर्सनल लेवल पे चाहती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप कॉलेज के दौरान ही है कुछ कुछ छोटी छोटी स्किल्स बेटा अभी से डेवलप करनी शुरू कर दो, क्योंकि वो लॉ के साथ जब कुछ अलग सब्जेक्ट्स में मिलती है तो यू विल रियलाइज दैट दे आर मोर देन लाइक योर एलएलबी डिग्री। एलएलबी डिग्री के साथ इट इज अ चेरी ऑन अ केक अगर वो कुछ स्किल्स आप समय रहते एक्वायर कर लो तो ये तो एक बेसिक चर्चा हो गई कि हमारा करियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या क्या करियर में आप एलएलबी के दौरान या एलएलबी के बाद कर सकते हो। अगर मैं एलएलबी के समय की बात करूं और अभी जो हम 12-13 जितनी भी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे इसमें से कोई भी अच्छी लगती है तो व्हाइल यू आर इन योर एलएलबी अभी से उन चीजों पर वर्क ऑन करना शुरू कर दो। सबसे मेजर चीज जो सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम मैं कहूं तो मोर देन 50-60% अगर एलएलबी स्टूडेंट्स कहीं जाते हैं तो वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी कुछ लोग शौक की वजह से जा सकते हैं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि शायद एक वही ऑप्शन है उनके सामने, या तो उन ऑप्शंस के बारे में उनको किसी ने बताया नहीं, या उनको ये लगता है दैट वी आर नॉट मेड फॉर अदर ऑप्शंस, या ये ऑप्शन शायद शायद हमें जिंदगी में समझ नहीं आएगा। और बहुत
ज्यादा सोच समझ के, या क्या है ना, कोई गाइड नहीं करने वाला होता है, या अपना दिमाग को यूज ना करके विदाउट एनी फिल्टर एडवोकेसी में चल देते हैं, ये सोच के कि काला कोट पहनने के बाद शायद हमें कोर्ट में पैसा मिल ही जाएगा। ये कड़वा सत्य है एडवोकेसी का बेटा। 5 से 10 साल जब तक आप एक्चुअली अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हम नहीं कह सकते कि एडवोकेसी में मिलता है। बट देयर आर 2 points टू गो इन एडवोकेसी। वेदर यू रियली वांट टू गो इन एडवोकेसी क्योंकि आप वही चीज परस्यू करना चाहते हो, और ओके विद 5 to 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि 5 से 10 साल अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो बाद में बहुत अच्छा लॉयर बनेंगे विद अ ग्रेट नेम एंड अ ग्रेट फेम। और यू आर अ पर्सन कि नहीं, जाते ही हमें कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम मांगता है क्योंकि हमारी पीछे जिम्मेदारियां हैं, या आप हम उस सिचुएशन में है कि हमें चाहिए। तो देयर आर 2 major reasons। मेरी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को साथ साथ, इन चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बेटा स्कोप कितना है और कितने समय में हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट अ ट्री, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग हमेशा ग्रो करता है और निरंतर आगे भी चलता रहे। ग्रो तो पेड़ भी करता है, लेकिन आगे भी तो चलना है ना, एक जगह स्टैग्नेंट रुकना नहीं है। तो फर्स्ट इज एडवोकेसी। एडवोकेसी के लिए आपके कॉलेज वाले भी आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर देते हैं। वो प्रिपेयर करते हैं आपको ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू मेजर बेरेक्ट्स। बट व्हाट अबाउट द अदर बेरेक्ट्स, जिन मामलों में एक्चुअली आपको प्रिपेयर करना चाहिए था, दे मेजरली प्रिपेयर यू विद द सिविल लॉज एंड विद द क्रिमिनल लॉज। और अगर इस फील्ड में एक्चुअली एडवोकेसी में जाके देखोगे बेटा, गजब का सैचुरेशन हो रखा है। रीजन बीइंग कि हर कोई क्रिमिनल लॉ और हर कोई सिविल लॉ बन रहा है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लॉज हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, रेवेन्यू के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आईपीसी के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई मेजर या माइनर में कहूं तो क्रिमिनल लॉ का कोई डिस्प्यूट आ सकता है। बट उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको साइड कर दिया जाता है व्हाइल यू आर डूइंग योर एलएलबी। फॉर एग्जांपल आईपीआरस, आईटी एक्ट, साइबर लॉज, उसमें आपके आईपीआरस में ट्रेड लॉज आ चुके हैं, बैंकिंग लॉज, टैक्स लॉज, रेवेन्यू लॉज, लोकल लॉज, इन पे कॉलेज में ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड स्लोली एंड स्टडीली यू विल रियलाइज कि प्लेसमेंट्स की जब बात आती है तो इन लॉज की ज्यादा जरूरत है। आईपीआर में बहुत 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 स्कोप चल रहा है आजकल, लेकिन आईपीआर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट जनरली उसमें जाते नहीं है। तो एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देयर विल बी मेनी सब्जेक्ट्स जो कि आपको कॉलेज के दौरान प्रिपेयर करवाएंगे, एंड देयर विल बी मेनी सब्जेक्ट व्हिच विल बी टोटली इग्नोर्ड। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि उन सब्जेक्ट में भी एडवोकेसी बहुत अच्छी होती है। तो मेक श्योर while you are doing your LLB और आफ्टर LLB आप सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वली अच्छे से पढ़ें। जितना आप फोकस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए एंड बीएनएस पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, एसआरए पढ़ते हैं, उतने ही अच्छे से साइबर लॉ जरूर पढ़ें, उतने ही अच्छे से आईपीआर जरूर पढ़ें। बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, इन अनदर 5 years आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बूम। अभी से ही शुरू हो गया बेटा। कंपनी से लोग ले ऑफ होने लगे, क्यों? क्योंकि एआई आ चुका है। कंपनीज डोंट नीड वर्कमैन, उनको चाहिए ही नहीं, अभी मैन फोर्स चाहिए ही नहीं उनको, उनको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब हमको लोग नहीं चाहिए, जब हमको लेबर नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से होने वाले ऑफेंसेस ज्यादा होने वाले हैं। सो फॉर दैट रीजन मेक श्योर कि इन लॉज पे आप अच्छी खासी जानकारी साथ साथ में प्रिपेयर करना शुरू कर दें। दूसरी जो सबसे फेमस और सेकंड मोस्ट फेवरेट जो स्टूडेंट का है, दैट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी के पीछे सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स का ये है कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, कुछ हमारे फील्ड में भी एक ऐसी पोस्ट है जो अधिकारी लेवल की है, जिसमें हमें पावर मिलता है। पैसा कोई भी काम करने से मिल जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसे काम भी हैं जिसमें आपको जुडिशरी से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, डेफिनेटली हम उसकी भी बात करेंगे कि वाई स्टूडेंट जो इतने ब्राइट होने के बाद भी जुडिशरी में नहीं जाते, कुछ और सेगमेंट में जाते, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। बट जुडिशरी इज द फील्ड जहां आपको एक अच्छा पैसा भी मिल रहा है, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन अपना फ्यूचर सिक्योर समझती है, और साथ ही साथ एक ऐसा ऐसी पोजीशन है, आज की जितनी भी हम पोजीशंस या जितने भी करियर ऑप्शंस डिस्कस करने वाले, उसमें से एक लौता जुडिशरी एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पावर है। दो ही चीजों के पीछे आज आप पूरी दुनिया जहान को भागते हुए देखोगे, या तो पावर है या पैसा है। जिसके पास पैसा है वो पावर, पैसे से पावर खरीद लेगा, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा भी किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगा। बट दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और इस फील्ड में अब पिछले 5 सालों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में जा रहे हैं, और इस फील्ड में ज्यादा बच्चों का आना, या मैं कहूं इसके लिए कंपटीशन बढ़ने के पीछे मेजर रीजन है हम ऑनलाइन एजुकेशन वाले। क्योंकि घर बैठे अभी सारे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम जिनको देख पा रही हूँ वो घर पे बैठे हैं, दे आर एबल टू अफोर्ड दिस एजुकेशन। लागत कम लगती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, बच्चों के लिए इजी होता है अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उन
सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना, पढ़ना या अपना नॉलेज गेन करना हर सब्जेक्ट पे। जुडिशरी बहुत अच्छा है, बट ध्यान रहे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जिनके लिए स्टूडेंट्स टारगेट नहीं करते। उसके भी खुद के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वहां पे लोकल लॉज आते हैं, वहां पे जीके आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, जिसके लिए हम खुद को सोचते हैं कि हम तैयार नहीं है। लेकिन मान लो आपके स्टेट में आ गया तो आप खुद उसके लिए खुद को दूसरे ही दिन तैयार समझेंगे और तैयारी आपको करनी भी पड़ेगी। तो जुडिशरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। जुडिशरी में जाने से पहले आप खुद के कुछ फीचर्स नोट डाउन करें। एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आपने ये देखना है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पोस्ट डिसाइड नहीं करती, आप खुद डिसाइड करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन बेसिक चाहिए जो आपको अंतर मन में ही पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज आती है कि नहीं आती है। कोई भी फील्ड में बेटा इसलिए नहीं जाना है क्योंकि सब जा रहे हैं, इसलिए जाना है नो डाउट। एक जॉब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेक श्योर कि आपका इंटरेस्ट भी हो। कई बार मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को देखा है, जब एक जॉब आती है अच्छा पैकेज लेके तो उसको ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स वो जनरली छोड़ देते हैं उस जॉब को। पॉइंट है कि उनका डिग्रेडिंग या डाउनफॉल इन द इंटरेस्ट। वो हर चीज में आपको देखेगा, मानव प्रकृति है कि एक ही चीज कर करके व्यक्ति बोर हो जाता है। तो अपने लिए प्रोफेशन ऐसा चूज करें जिससे कि आपको कभी भी इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा या उसमें आपको हमेशा से इंटरेस्ट है। तो जुडिशरी इज समथिंग कि आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर सकते हैं। फाइनल ईयर में जब आप आते हैं मैक्सिमम स्टेट जुडिशरीज के लिए अपियर हो सकते हैं, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर कंप्लीट करते ही जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि 5 इयर्स का उनका जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका एक रूटीन है, उनका एक स्टूडेंट माइंडसेट है। So if you're planning for judiciary, first year से start कर सकते हैं, and the most appropriate time for 3 year student to prepare for judiciary is the second year. Second year से लग जाओ, and for 5 year students is the third year. Third year में आप fifth semester या sixth semester से बहुत अच्छे से जुडिशरी की तैयारी करना, डेडिकेटेडली तैयारी करना शुरू कर दो। एंड इवन इफ आप फर्स्ट ईयर से भी लग चुके तो नो प्रॉब्लम, अपने बढ़िया से नोट्स बना सकते हो। एंड जुडिशरी क्रैक करने के लिए अगर आपने कॉलेज के दौरान बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं इस चीज को इनकार नहीं करूंगी कि बच्चे सेल्फ से भी जुडिशरी क्रैक करते हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता है, अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपको वो ब्रेकिंग पॉइंट पता है तो आप आराम से जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। इवन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी क्रैक करने का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी, और वो भी उसके साथ एक ही चीज को अपना दोस्त बनाना, दैट इज योर बेरेक्ट। बेरेक्ट जितना अच्छे से पढ़ोगे, मतलब सोर्स आपकी टेबल पर ही होता है, बट फिर भी हम हर जगह सोर्स ढूंढते हैं क्योंकि आपको खुद पता है कि आलसी है हम लोग, हमको कोई चाहिए उंगली करके बात बात पे किक देने वाला, दैट यू हैव टू स्टडी, वो फियर डालने वाला, एग्जाम के 2 महीने पढ़ने की आदत हो चुकी है ना एलएलबी के दौरान, बट वो जुडिशरी में नहीं चलता। एवरी रैंकर, एवरी फर्स्ट रैंकर हो या लास्ट रैंकर हो, उसने पूरा 1-1.5 साल कंसिस्टेंटली पढ़ा है। कंसिस्टेंटली पढ़ने का ये मतलब नहीं रोज 8 घंटे पढ़ो, नहीं, जीवन में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आओ। भले किसी दिन हो सकता है कि आपको 2 घंटे पढ़ने का मन, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी पूरी डाउन है, महीने में 3-4 दिन हमको पढ़ना ही नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके। इवन वी एज टीचर्स फील दैट इट्स एब्सोल्युटली ओके। किसी भी वर्क लाइफ में हो गया, किसी भी पढ़ाई भी कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली फील लाइक कि आज मैं थोड़ा सा इस चीज को रेस्ट दे देता हूँ। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कीप गिविंग रेस्ट टू योरसेल्फ। तो ये हमने बात की सेकंड, दैट इज जुडिशरी। थर्ड चलेंगे हम, एंड थर्ड इज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। अब मैं बोलूंगी ये समवॉट एफर्ट्स के मामले में जुडिशरी जैसा सिमिलर है, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिसे हम एपीओ बोलते हैं, एपीपी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं आप या हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं या मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको सिंपल शब्दों में हम अभी हाल फिलहाल के लिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स बोलेंगे, जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं, है ना। वकील भी अगर आप किसी को कहेंगे कि सर हमारा बच्चा वकील है, वो सबसे पहले ये पूछे सरकारी वकील है क्या। सरकारी वकील भी तो ऐसे थोड़ी ना बना जाता है, उसमें भी खूब सारा कंपटीशन है, कुछ अपॉइंटेड होते हैं, कुछ का एग्जाम होता है। तो हर स्टेट में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम होता है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी दे यूजुअली गो फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, रीजन बीइंग कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ एडिशनल चीजें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में हमेशा एडिशनल होती है अपार्ट फ्रॉम योर जुडिशरी, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास बेटा बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट मुद्दे हो सकते हैं, जिनके लिए उनको डिफरेंट एक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। सो फॉर दैट रीजन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थोड़े आपके जुडिशरी से एफर्ट ज्यादा मांगेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े से ज्यादा। सो दिस इज ऑल्सो गुड जॉब, जिसको मैं कहूंगी कि आप हमेशा जुडिशरी के साथ ही टारगेट करें। एटलीस्ट
जिस स्टेट जुडिशरी की आप तैयारी करें, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, उसके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए आप जरूर बैठे, जरूर इनके PYQs देखें, इनका काम करने का तरीका क्या है, इनका पे स्केल क्या है, इनकी लास्ट रिक्रूटमेंट कब आई थी, इनका एग्जामिनेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो इसकी जानकारी भी आप साथ साथ में रखें। चलेंगे हम फोर्थ पे, एंड दैट इज UGC नेट। अब जितने भी स्टूडेंट्स जुडिशरी करते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर LLM, यू मस्ट गो फॉर UGC नेट। जरूर जाओ, एक बहुत अच्छा बैकअप है एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में। कॉलेजेस में, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस हो, विजिटिंग फैकल्टीज के तौर पे आप जा सकते हैं। UGC नेट को क्रैक करने का छोटा सा तरीका है, जिसमें एक GP1 करके पेपर आता है, उस पर फोकस कर लोगे तो UGC नेट जुडिशरी वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ, दिस इज द ट्रिक जो मैंने अपनाई थी और हो गया था। 6% टोटल रिजल्ट रहता है इसमें, और मैं आपको आंकड़े भी बता देती हूँ कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं हर साल। स्टेट जुडिशरी, कोई भी स्टेट जुडिशरी ले लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते, कोई बड़ा स्टेट जुडिशरी, फॉर एग्जांपल यूपी ले लेते, राजस्थान ले लेते, MP ले लेते, क्योंकि इनकी वैकेंसीज बहुत नंबर पे आती है और यहाँ पे अपियरिंग स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, और हर जगह से हमें इन पर्टिकुलर स्टेट में कॉम्पीट करते हुए स्टूडेंट्स दिखते हैं। तो इन स्टेट्स में कम से कम 50 से लेके 70,000 एप्लीकेशन हर साल देखने को मिलती है। मैं स्टेट जुडिशरी की बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न स्टेट जुडिशरी की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट UGC ने 20 से 25,000 एप्लीकेशन ही आते हैं, एंड एग्जाम वाले दिन आधे बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो आई रिमेंबर जिस साल मैं अपियर की थी, देयर वर ओनली 15 to 16,000 स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे। अब 15 to 16,000 स्टूडेंट्स का आप 6% रिजल्ट निकाल लो। फर्स्ट 2-3% स्टूडेंट्स JRF में जाते हैं। JRF मतलब, JRF का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप UGC नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है आगे PhD करने के लिए। अगर आपने JRF नहीं निकाला है, नॉर्मल UGC नेट निकाला है, तो फिर अगर आपको आगे PhD करनी है तो अपने जेब से पैसा देना है। जितनी बार मर्जी है उतनी बार UGC नेट आप क्वालिफाई करो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हाईएस्ट वो एग्जाम है जो आप कोई क्वालिफाई कर सकते हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, UGC का एग्जाम है ये, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो इससे आप एक तो विजिटिंग फैकल्टीज, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं तो बेटा कोई भी लॉ डिपार्टमेंट को आपको एंट्री नहीं देगा, इवन इफ यू वांट टू टीच इन योर यूनिवर्सिटी। आजकल UGC ने रूल्स निकाल दिए कि विजिटिंग फैकल्टीज भी आएंगे तो उनके पास UGC नेट होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अलग से 2 महीने अगर आपने निकाल लिए तो आप GP1 को तैयार कर सकते हैं, UGC नेट आपका इजीली निकल सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट आपके सामने बात कर रहा है। मैं कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रही हूँ, रैंकर नहीं रही हूँ अपनी जिंदगी में, एक बहुत सामान्य एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, जो नियमित रेगुलर ठीक ठाक अपनी कॉलेज जाती थी और ठीक ठाक LLB में अच्छा कर लिया। अब BA में तो खैर थोड़ा मजे कर लिए कि पता था कि आगे LLB करना, और BA के मार्क्स हमें खास कुछ मैटर करते नहीं है, ठीक है। वो वाले स्टूडेंट की 10th में पढ़ लिया, 11th में मजे, 12th में पढ़ लिया, फिर BA में मजे और LLB में पढ़ लिया, वो वाले स्टूडेंट्स। सो बिलीव मी व्हेन आई से कि एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक UGC नेट और एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक जुडिशरी। इट्स जस्ट अ मैटर कि आप सीरियस कब हो जाते हैं, दिमाग भगवान ने सबको इक्वली दिया है। तो ये बात हो गई हमारी UGC नेट की बेटा। आगे चलेंगे हम, तो UGC नेट से 2 चीजें हो रही है, एक आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जा सकते हैं, दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर बनते कैसे, पहले इस चीज को समझो। असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए पहले आपको UGC नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। देन योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम टू टाइम कंडक्ट्स एन एग्जाम, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स कहते हो, या जैसे राजस्थान RPSC ने अभी हाल फिलहाल करवाया। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें पूरा के पूरा हो सकता है आपका स्टेट GK देते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी, फिर आपका पूरा के पूरा लॉ का सेगमेंट आएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट होती है वो बहुत कम आती है, 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है। अब जाहिर सी बात है कि वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, तो वो 3 साल में भी कराते हैं, 4 साल में भी कराते हैं। ये हाल RPSC का मैं आपको बता रही हूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो एक गेट ये ओपन है कि विजिटिंग फैकल्टीज, हम किसी भी एटलीस्ट अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो भी वहां पे आपके लिए गेट्स खुले हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, एंड दैट इज योर CSCS। अब ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि अपना कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जिसने BCom LLB किया है, या जिसका 11th-12th में कभी तो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है। आपने LLB के दौरान अपने काफी सारे क्लासमेट्स वो देखे होंगे जो CSCS कर रहे हैं। CSCS का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो उसमें आपका पूरा के पूरा बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, SRA आता है,
ठीक ठाक लेवल पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रोविजंस पता होने जरूरी होते हैं। तो सीएस सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से, क्योंकि सीएस प्लस एलएलबी माइंड ब्लोइंग आजकल के जमाने में मैं बोलूँ तो पैकेज चल रहा है जो कि स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। तो जो सीएस ऑलरेडी कर चुके हैं वो एलएलबी जरूर कर ले, क्योंकि जितना आपको अकाउंटेंसी आना चाहिए उतना ही साथ में आपको लॉ भी आना चाहिए। क्योंकि अगर टैक्स भी फाइल करना है, अगर आप सीएस के पास भी गए, उसको लॉ नहीं आता हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी कोशिश करते हैं कि हमको थोड़ा लॉ पता। तो दैट इज अ गुड कॉम्बो। अगर आप में से कोई भी सीएस है, एलएलबी करना चाहता है तो इट इज गुड। यूपीएससी, बहुत सारे ऐसे एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं जो कि यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी अगर लॉ ग्रेजुएट करता है तो उसके लिए आसानी हो जाता है कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, दैट इज योर लॉ। और अब यूपीएससी में मैंडेटरी रूप से, नॉट जस्ट यूपीएससी बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में से भी बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम में कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर दिए। दैट मींस सीएस और यूपीएससी की बात करूं तो आपको अपने लॉ के सब्जेक्ट्स वहां दिखेंगे, ऐसा नहीं पूरा कुछ नया ही खाली दिखेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट जनरली ये ध्यान रखना कि जब आप यूपीएससी के लिए जाएंगे तो आपसे बहुत सारे जूनियर्स आपके साथ होंगे, बिकॉज लॉ ग्रेजुएट अगर यूपीएससी के लिए जाएगा तो या तो वो 5 साल का अपना एलएलबी करके आएगा या 3+3 एलएलबी करके आएगा, दैट मींस 3 इयर्स एलएलबी करके आएगा। एंड यूपीएससी के लिए यू जस्ट नीड्स बैचलर डिग्री, वो बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर में ये डिसाइड करे कि मुझे जुडिशरी नहीं करके मुझे यूपीएससी में जाना है, तो आपको वहां पर भी अपने सब्जेक्ट्स दिखेंगे। और कहीं ना कहीं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या मैं जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं और सेम ही रहता है, बनेंगे आप अधिकारी। मेहनत उतनी की उतनी लगेगी, रादर मैं कहूं तो यूपीएससी में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो है कंटेंट राइटिंग, द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिगैन माई फ्यूचर, सॉरी आई बिगैन माई प्रोफेशनल लाइफ, जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, दैट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बहुत तरीके की हो सकती है कि आप एग्जैक्टली कंटेंट लिख किसके लिए रहे हैं। क्या आप कोई ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, जैसे आपको लॉ प्लीडर दिखता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपको कंटेंट राइटिंग दिखेगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख दिया, वेर यू आर पेड ऑल्सो। ये फ्रीलांसिंग जैसा वर्क हो सकता है, कंटेंट राइटिंग के नीचे आप लिख सकते हो दिस इज अ सोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में लास्ट में हम कुछ सोशल मीडिया की भी बात करेंगे जिसपे आप अभी से एक्टिव रह के एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। और मैं पीडब्ल्यू पे कैसे आई, मैं आपको इसका भी एक सीक्रेट या मैं कहूँ तो पॉइंट जरूर शेयर करूंगी कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड दैट रियली हेल्प्स एंड इट इज हेल्पिंग स्टूडेंट। तो कंटेंट राइटिंग में बेटा या तो आप जुडिशरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप जुडिशरी के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, आप व्लॉग्स के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, आप लैंडमार्क जजमेंट्स का कंपाइलेशन लिख सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्प आउट होगा। इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, दैट इज आप पे कर सकते हैं किसी को। अगर आपका अच्छा कंटेंट है, यू वांट टू सेल इट टू पीडब्ल्यू, सेल इट, अच्छी डील बन जाती है तो व्हाई नॉट, लैक्स में जाएगा आपका कंटेंट। बट रिमेंबर वन थिंग, कंटेंट हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, लोग एआई से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, योर कंटेंट हैज टू बी वेरी यूनिक, समथिंग जो देख के छप जा लगे कि ऐसा कंटेंट अभी तक किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि कंटेंट राइटिंग आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा होने लगी है। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे बड़ी स्किल कोई आपको आनी चाहिए तो वो पेपर और पेन पर लिखना नहीं, आपको लैपटॉप अच्छा से ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको ठीक ठाक अच्छी डिजाइनिंग आनी चाहिए। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ टाइपिंग नहीं, डिजाइनिंग भी होती है उसमें आगे। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते हो जो शायद एआई भी ना दे, और वो वही बना पाएगा जिसको एक्चुअली लॉ का नॉलेज है। जैसे आप मेरे नोट्स देखते हो तो इट इज कंप्लीटली पावर पॉइंट पे डिजाइन किया हुआ है। तो कंटेंट राइटिंग के साथ साथ डिजाइनिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि नोटबुक में बनाया हुआ कंटेंट राइटिंग कोई भी नहीं देखने वाला है। आप पीडीएफ फॉर्म में या फिर हम कहते हैं जो गूगल शीट्स वगैरह में है या फिर गूगल डॉक्स वगैरह में उसी के थ्रू शेयर करेंगे। कंटेंट राइटिंग जब भी आप करते हैं आपका उसके ऊपर कॉपीराइट आता है, दैट मीन्स आप कॉपीराइट ले सकते हैं उसके ऊपर अपना, जब भी अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और इस चीज के लिए कि मुझे इसको सेल करना है, मेक श्योर कि आप एक कोई लोगो या अपना कुछ उसके ऊपर नाम जरूर रखें, सो दैट उसको आप आगे कॉपी होने से बचा पाए। नहीं तो कॉपी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कॉपी पेस्ट भी रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी, यू हैव सीन सर्टेन वेबसाइट्स बेटा जहां पर आप कॉपी कर सकते हो, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको फोटो भी डाउनलोड नहीं करने देती, कंटेंट कॉपी ही नहीं हो पाता है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बट वहां से कंटेंट कॉपी ही नहीं होता है, तो दे हैव रेस्ट्रिक्टेड। तो इट इज वेरी नेसेसरी, ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइट के बारे में जरूर अच्छा नॉलेज ले सकते हो और उसको अच्छे से आगे जाके रजिस्टर करा सकते हो, क्योंकि मेहनत ऐसी करो कि आगे वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे
और अगर किसी की मदद करनी है तो ऐसा प्रोफेशन है हमारा कि देखो बेटा, फ्री में तो एडवाइस लेने बहुत आते हैं और हम लोग उसे 100 रुपए भी नहीं मांग पाते। बट रिमेंबर दिस थिंग कि इसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, इसमें आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो लिहाज खाने वाली जगह लिहाज जरूर खाना चाहिए, लेकिन हाँ, जहां पर आपका आमदनी का सोर्स है तो आमदनी आपको कमानी पड़ेगी। ठीक है, एक दो बार मदद कर दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं भूलना है। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सेक्टर। ये कॉर्पोरेट सेक्टर मैं कहूं तो कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इसको तवज्जो दिया जाता है, और इस आड़ में स्टूडेंट्स जुडिशरी से वंचित रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जुडिशरी नाम की भी कोई चीज है। कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट के रूप में दिखेगा। 4th ईयर 5th ईयर में ही टीचर्स आपके सामने ये एक कहते हैं कि डर पैदा कर देंगे दैट इफ यू डोंट हैव गुड मार्क्स, अगर आपकी अटेंडेंस फुल नहीं है तो आपको प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर आपको प्लेसमेंट्स के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है, और जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया होता है, आपका इंटरव्यू आता है और आपको आपकी कंपनीज लेके जाती है। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट उसके साथ में एक आपको रियलिटी भी बताना चाहूंगी। देयर आर वेरी माइंड ब्लोइंग इंडिया की टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप इंटर्नशिप का भी सोचते हो, काश मुझे 2 महीने इसमें इंटर्नशिप भी मिल जाए, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ड्रॉबैक है उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर। आप देख रहे हो आजकल जो आपको सब जगह सोशल मीडिया वगैरह पे दिख रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का बर्डन एक पर्सन के माइंड पे कैसा होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जितना ज्वाइन करने में इजी है डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि उनका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है। पीडब्ल्यू का बोलूं तो माइंड ब्लोइंग है, इसीलिए मुझे 2 साल हो गए। ठीक है, दूसरी चीज, कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कुछ अनसर्टिनिटी है तो वो है जॉब अनसर्टिनिटी। आपको कभी ये नहीं पता कि कब निकाल दिए जाओगे, कब ले ऑफ हो जाएगा। एआई आ चुका है, उनको खुद नहीं पता कि कितने स्टाफ की हमें आज से 5 साल बाद जरूरत होगी या 2 साल बाद जरूरत होगी। उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी कंपनी कब बिक जाएगी या कब किसको बेच देंगे, किसी और कंपनी के हाथ में आ जाएगा, और किसी और कंपनी के हाथ में आती बेटा फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑल्सो गुड, बट डिपेंड करता है कि उनका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है। देयर आर मेनी who keeps on changing their corporate sectors। 1-1.5 साल यहाँ काम किया, फिर 1-1.5 साल उन्होंने कहीं और काम कर लिया। So that is also fine. So remember this thing that whenever you are going for a corporate sectors, अगर कहीं जॉब ज्वाइन कर भी लिया, keep looking for new opportunities, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में अनसर्टेनिटी है और आपको अपनी अनसर्टेनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जॉब अनसर्टेनिटी तो बैकअप्स अपने तैयार रखो। कीप लुकिंग फॉर गुड कनेक्शंस और न्यू कंपनी सर्च करते रहो, अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहो। जितना अच्छा बैकअप होगा आप जिंदगी में डरोगे नहीं, और जो मैंने हमेशा से बोला किसी से खौफ नहीं होगा आपको। निकाल दिया तो निकाल दिया, अपॉर्चुनिटीज खूब होनी चाहिए आपके पास। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में इवन इफ घुस चुके हो एंड इट इज गुड, अगर कहीं अच्छा पैकेज मिल रहा है, कुछ और अच्छी ग्रोथ हो रही है, यू गेट टू सी और लर्न समथिंग न्यू, देन यू मस्ट चेंज। ओके, तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी अच्छा है, ये प्लेसमेंट्स के थ्रू भी मिल सकता है आपको, और कोई ऐसी कॉलेज है बेटा जो प्लेसमेंट्स नहीं देती है, देन इन दैट केस व्हाट, फिर आपको खुद अपने कोई ऐसे दोस्त वगैरह इनसे कनेक्शन रखने चाहिए जो कि आपको वहां रेफर कर सके। और मान लो फिर भी ऐसा जैसा किसी का दोस्त नहीं है कोई व्यक्ति जो थोड़ा अलूफ रहता है, देन उसके मामले में देयर इज समथिंग कॉल्ड लिंक्डइन। किसी ने सुना है? किसी ने सुना है इसके बारे में, लिंक्डइन? रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु हैव हर्ड अबाउट दिस, और किसी का अकाउंट है उसमें भी। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जो भी अभी, वेरी गुड, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है मुझसे कनेक्टेड भी है वहां पे, उन सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी बेटा वहां थोड़े एक्टिव रहो। फेसबुक, इंस्टा ये तो है ही, बट जस्ट कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। थोड़ा समझना हफ्ते 10 दिन के लिए हो सकता है मुश्किल होगा, बट देन स्लोली एंड स्टेडीली यू विल रियलाइज वाओ कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ वैकेंसी वहां वैकेंसी। बट हाँ, वही है कि वही कॉर्पोरेट सेक्टर है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ऑन लोकेशन भी हो सकता है कि वो आपको हायर करें। और हमारी कंपनीज में भी जितना भी बेटा वैकेंसीज होता है या हायरिंग होती है वो वहां के माध्यम से होती है। पीपल कीप टैगिंग देयर, वहां पे जितने भी 70 अदर 75 अदर्स होते हैं वो जॉब के लिए एक दूसरे को टैग करते हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे उसी की वजह से आई मेड कनेक्शंस। प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे रहते रहते आई वाज वेरी एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ लॉन्ग, एंड मैंने अच्छे कनेक्शंस बनाए और लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने पर फिर हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में जब डील किया तो लगा कि हाँ इस चीज के बारे में चीजें संभव है, और ज्यादा इन चीजों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, एंड देन वी केम अप विद जुडिशरी वाला। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इट इज गुड। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 6-6 महीने की वहां इंटर्नशिप्स भी कर लेते। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट इज फ्रीलांसिंग?
अगर मैं एक लेमैन पर्सन की लैंग्वेज में बात करूं, फ्रीलांसिंग मतलब छोटे छोटे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, छोटे छोटे ना, एक एक दो दो दिन का काम कर लिया। किसी को कुछ 500 क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, 500 क्वेश्चंस का यू पीपल डिसाइडेड अ पर्टिकुलर अमाउंट, 500 क्वेश्चंस आपने बना के दिए, आपका अमाउंट आ गया। तो फ्रीलांसिंग के लिए घर बैठे बैठे बहुत अच्छा काम है। सीवी बहुत अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा। सीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको लिंक्डइन वगैरह पे दिख जाएंगे, प्लीज गूगल कर लो। वो वर्ड का गंदा सा फॉर्मेट मत लो प्लीज। कैनवा पे बहुत अच्छे अच्छे लिख लो, व्हाट इज कैनवा, जाके सर्च करना कैनवा क्या है। आई यूज पर्सनली कैनवा अ लॉट। कॉलेज के पीपीटीज वगैरह कैनवा में बहुत काम आते हैं, रेडीमेड वहां पे सीवी मिलते हैं। और प्लीज ये भी देखो कि आपको सीवी में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। अपना मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, एज, ये सब नको, नो। जस्ट ऐड अपना कहाँ से आपने कौन सा मेडल वगैरह हासिल किया है, पूरा ऐसा नहीं। जस्ट बेसिक योर डिटेल्स, योर एक्सपीरियंसेस, हॉबीज में ईटिंग, फुटबॉल, नोबडी वांट्स टू नो ईटिंग है, फुटबॉल है, वॉचिंग मूवीज है, साइकिलिंग है, ये सब सीवी में नहीं आता। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सीवी, उसके साथ बहुत अच्छी सी अच्छी फोटो, एचडी क्वालिटी की उसमें फोटो अटैच करके रखो। सीवी हर जगह काम आएगा। जैसे ही कुछ और नया आप करते हो अपनी लाइफ में, कोई और डिग्री आती है, अपडेट करते रहो अपने सीवी को। नहीं आता है किसी से पूछ लो, पर अच्छा सीवी बना के रखो, ये लाइफ टाइम काम आएगा। वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको बना के रखो, और पिक्चर फॉर्मेट में भी बना के रखो। क्या पता कोई पीडीएफ नहीं मांग के आपसे जेपीजी मांग ले। तो अपना सीवी अच्छे से तैयार करेंगे। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, लिंक्डइन, कहीं पर भी। लीगल रिसर्चर्स, आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आप देखते हैं 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जजेस को लीगल रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, है ना। या मैं कहूँ तो उनके लीगल एडवाइजर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये लीगल रिसर्चर्स आप जजेस के लिए बन सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बन सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बन सकते हैं। वे यू हैव टू फाइंड द केसेस फाइंड आउट करना, जहां पर इंटरनेशनल लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा काम मैं आपको कहूँ तो कंप्लीटली मनु पात्रा से रिलेटेड है, इंडिया कानून से रिलेटेड है। आप कितने अच्छे केसेस पढ़ सकते हो, उनको कितना ज्यादा क्रिस्प और शॉर्ट कर सकते हो। तो लीगल रिसर्चर्स की भी जरूरत एडवोकेट्स को भी पड़ती है, लॉ फर्म्स को भी पड़ती है। लॉ फर्म्स वही जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जहाँ पे प्लेस होते हो, तो वहां पर भी अलग अलग पोस्ट होती है बेटा कॉर्पोरेट सेक्टर में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट होते हैं, कुछ लीगल रिसर्चर्स होते हैं, कुछ एक्चुअली वहां बैठ के ड्राफ्टिंग करते हैं, कुछ बैठ के उनको एडवाइस करते हैं। तो लीगल रिसर्चर इज ऑल्सो गुड, पूरा कंप्यूटर बेस्ड काम होता है ये। देन इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट, ये भी मैं कहूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जनरली होता है। यू हैव टू एनालाइज देयर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पीडब्ल्यू की बात करें बेटा, पीडब्ल्यू टीम हैज अ पूरा कंप्लीट लॉ डिपार्टमेंट। एचआर में लॉ डिपार्टमेंट अलग है उनका, हमारा तो चलो एकेडमिक लॉ डिपार्टमेंट है, जुडिशरी वाला। उनका खुद का पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ये देखता है कि फैकल्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्योंकि हर फैकल्टी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, सबके टर्म्स कंडीशंस अलग अलग हैं। डिपेंड्स, वो फुल टाइम है, कंसल्टेंट बेसिस है, आर बेसिस है, सबका अलग अलग होता है। तो वहां पर बैठ के वो पर्टिकुलर लीगल एडवाइजर ये देखते हैं कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट हमको रखना है, या किस टाइप की कंडीशंस और होनी चाहिए, क्या ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए हमारा, कितना कॉम्पनसेशन इम्पोज करना है, और वो एचआर टीम के साथ रहते हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट। या मान लो पीडब्ल्यू का खुद का किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, तो वहां पर सजेस्ट करने के लिए कौन रहेंगे, आप लॉयर्स ही रहने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट, या हम कह सकते हैं डील एनालिस्ट, ये भी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है। देन इज ड्राफ्टिंग। बेटा नोटरी वगैरह करवाने के लिए आप लोग काफी स्टूडेंट्स गए होंगे, गए ना कोर्ट, कभी कभी आपने देखा है, आप कंप्यूटर लेके ये लोग बैठे रहते हैं। कंप्यूटर लेके नहीं, आप अपने घर पे भी बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हो, अपना खुद का ऑफिस बना सकते हो जहां पे आप ड्राफ्टिंग का काम करें। ड्राफ्टिंग में क्या क्या हो सकता है, आप सेल डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं, मॉर्टगेज, गिफ्ट, आप लाइसेंस, एफिडेविट्स। ड्राफ्टिंग में बहुत सारा काम है। ड्राफ्टिंग में दो चीजें होती है, क्या आप टाइपिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप कंटेंट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं कंटेंट ड्राफ्टिंग कर लूं पर सर मेरे को टाइपिंग नहीं आती, तो मेरे को एक टाइपराइटर हायर करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे जेब से अलग पैसा जाएगा। तो जिनको ड्राफ्टिंग में जाना है कि मैं किसी फॉर्म के लिए ड्राफ्टिंग करूंगा या फिर अपना ही कोर्ट में एक ड्राफ्टिंग लॉयर बनना चाहता हूँ, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज इनटू ड्राफ्टिंग, तो उसका रजिस्ट्रार वगैरह से प्रॉपर अच्छा है, तो ड्राफ्ट किया, पार्टीज के साइन करा, रजिस्टर के पास जाके रजिस्टर करा दिया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। सो ड्राफ्टिंग की नॉलेज तब आएगी आपको जब आप ऐसे ड्राफ्टिंग लॉयर्स के पास जाके कुछ दिन बैठे। ड्राफ्टिंग के लिए वेरी नेसेसरी टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। यस, आप टाइप राइटर को क्यों अलग से पैसा देना चाहते हो। और अब तो टाइपिंग के और साधन आ चुके हैं, दैट मीन्स आप ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं। वंस यू हैव फ्रेम पर्टिकुलर ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट जनरली सब जगह काम आ जाता है। कुछ डेट्स या कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के नाम वगैरह चेंज करके ड्राफ्टिंग का बहुत अच्छा काम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लीव एंड लाइसेंस बनाते हैं, 11 महीने का कहीं पर भी किरायानामा बनाते हैं, उससे 1000 रुपए क्यों लेता है,
स्टैम्प पेपर तो 500 का ही हुआ, 1000 रुपए क्यों लेते वकील साहब? 500 रुपए खुद की मेहनत है उनकी। और आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो लीव इन लाइसेंस है वो तो पहले से बना हुआ ही था, 4 पन्ने उसने आपको पकड़ा दिए, उसके कंप्यूटर में ऑलरेडी तैयार था, उसने सिर्फ आपके नाम सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ अ ग्रेट, मैं कहूँ तो एक अच्छा है ऑप्शन आपके पास, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, डॉक्यूमेंट फ्रेम करने का नॉलेज है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है। तो इस सेशन के बाद आपको इतना तो कंक्लूड हो जाएगा कि एटलीस्ट आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आई थिंक जैसे राजस्थान में RSCT चलता है ना, RSCIT चलता है, ऐसा कुछ एग्जाम होता है, वो सीख लो। अगर किसी को बिल्कुल भी कभी कंप्यूटर हाथ नहीं लगाया, लैपटॉप हाथ नहीं लगाया, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये थोड़ी थोड़ी चीजों का स्किल्स अभी से गेन करना शुरू कर दो। देन इज लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार वगैरह होते हैं ना, इनको भी लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई न्यूज चैनल है या न्यूज की वेबसाइट है, तो उस पर आपके लॉयर्स को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाट दे आर सेइंग, हाउ दे आर फ्रेमिंग द सेंटेंस। ऐसा नहीं कि कोई गलत खबर छप जाए या किसी के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो जाए, तो टाइटल वगैरह पूरा फिल्टर करना, सारा अच्छे से चीजों को देखना कि प्रॉपर न्यूज छपी है या नहीं छपी है, कोई गलत न्यूज तो नहीं दे रहे हम, मैनिपुलेट तो नहीं हो रही है पब्लिक। ये सारा काम लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिस्ट का है। तो ऑल दोज जिन्होंने जर्नलिज्म में जा चुके हैं, जर्नलिज्म में मास्टर्स भी होती है, MA भी होती है जर्नलिज्म में, प्लस LLB, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिनको कभी जर्नलिज्म का शौक रहा है तो। एंड लास्ट इज एडुकेटर्स एंड मेंटर्स। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एक टीचिंग लाइन मैंने बोला UGC नेट के थ्रू आप लेक्चरर्स में या असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जा सकते हैं। एंड लास्ट जो अब हम एडुकेटर्स और मेंटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे अपने टीचर्स देखे जो अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं, मेंटरशिप फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये भी एक अच्छा है, ये सेल्फ भी हो सकता है, आप कोई कोचिंग संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, या 2-4 खुद ही लोग, अगर आपको पढ़ाने का शौक है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी BEd कर रखी है, LLB में आ रखे हैं, तो आपके लिए तो एडुकेटर्स बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ अगर आप सेल्फ स्टार्ट करें तो कुछ चीजें और आपको आनी जरूरी है, दैट इज मार्केटिंग। अगर समय मिल जाए तो कभी MBA जरूर कर लो, और बिना MBA भी अगर आपको ठीक ठाक लेवल की मार्केटिंग आती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कैसे आपको पब्लिक के सामने रखना है, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे होगी, कितना मार्केट है आपके सामने, कितना एफर्ट्स आप लगा रहे हो, कितना लागत है, इन सब की नॉलेज आपको इस मार्केट में घुसने से पहले, अपना सेल्फ शुरू करने से पहले थोड़ी होनी चाहिए। और जो अपना सेल्फ नहीं शुरू करते तो बेटा वो किसी भी कोचिंग संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। इट इज जस्ट लाइक कोचिंग ट्यूटर्स। बस ये एडुकेटर और मेंटर हमारे नाम इसलिए रखे जाते हैं बिकॉज ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। और इसमें अगर आप अभी कॉलेज से ही डिसाइड कर रहे हो तो आप अपने अच्छे यूट्यूब चैनल्स बना सकते हो, यूट्यूब चैनल को कैसे ऑपरेट करना है, उसके टाइटल्स कैसे होने चाहिए, उसके थंबनेल्स कैसे होने चाहिए, ये सारा के सारा बेटा आपको यूट्यूब पे अच्छे से देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे नॉलेज का भंडार पड़ा है, आपको अपना पूरा वीडियो कैसे बनाना है से लेके पब्लिश कैसे करना है से लेके व्यूअरशिप कैसे इंक्रीज करनी है, सब कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पता है। बस ये ध्यान रखना, हो सकता है आज आपने कुछ शुरू किया है, आई थिंक दीज आर द ऑप्शंस और करियर ऑप्शंस जो हम आप डिस्कस करना चाहते थे, ये लास्ट करियर ऑप्शन है। अब कुछ मैं आपको बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस जरूर कर लूंगी। जैसे कि हमने ये बोला कि इन सारी फील्ड्स में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी ही होनी। तीसरा, अपने कनेक्शंस अच्छे रखो। ये सारे उन मामलों में काम आएंगे जहां पे हो सकता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स हमारी किस्मत में ना लिखा हो, या हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं 4 साल 5 साल, लेकिन उसके साथ कुछ बैकअप्स भी तो होना चाहिए, तो ये बैकअप्स रहेंगे। और जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हो और अगर यूट्यूब वगैरह की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं कैसे करूं, क्यों करूं, ये होगा कि नहीं होगा, 6 महीने बाद इंटरेस्ट गिर जाएगा। हर चीज में अगर इंटरेस्ट गिरने लगा तो हो सकता है कि आपको आगे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस। एकदम से एंटर करते अच्छा पैसा कभी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ किस्मत वाले हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू वर्क हार्ड। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की भी ओनर की बात करूं बेटा, अलग सर ने भी एक बहुत अच्छे रीजनेबल टाइम 4-5 साल तक मेहनत की, तब जाके कुछ बूम होता है और फिर आप एकदम से बहुत अच्छा करने लगते हो अपनी लाइफ में। तो इट टेक्स टाइम। हम लोग की ये प्रवृत्ति है कि हम एंड में जाके सिर्फ एक चेहरा देखते, बट उस चेहरे के पीछे कांस्टेंट मेहनत है। और आज की जनरेशन का ये है कि हमें इमीडिएटली चीजें चाहिए,
इमीडिएटली चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा करियर चूज कर लो जिसमें आपको बाद में डिसइंटरेस्ट आने लगे या जिसमें ज्यादा स्कोप ना हो। तो प्लीज चूज योर वर्किंग कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी एंड योर प्रोफेशन वेरी वाइजली। आराम से दिमाग लगा के चूज करो, और उसके साथ एक ये भी फैक्टर एक्सेप्ट करो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इज कंप्लीटली अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हो सकता है आज जो काम कर रहे हो 2 साल बाद आपको चेंज करना पड़ सकता है, आप रहोगे लॉ में लेकिन आप कोई और तरीके का काम करना चाहते हो। मैंने अपने से बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है और अपने क्लासमेट्स को भी देख रही हूँ, और जिन भी लोगों के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ वो अपने पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, फील्ड वही है लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो लाइफ में आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें थोड़ी जॉब सिक्योरिटी है। और उसके अलावा भी हमने जितने भी बात की, जैसे मैंने ड्राफ्टिंग की बात की, बहुत अच्छा पैसा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज होता है। आपको रियलाइज होगा मैम जुडिशरी से ज्यादा तो इधर मिल रहा है, लेकिन घर वाले उसके बावजूद आप कितनी भी बड़ी कंपनी में जाओगे जरूर बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। उसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन बस इतना है कि उनके वहां जॉब सिक्योरिटी है, दे गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ईच एंड एवरीबॉडी। एक प्रॉपर वहां डेकोरम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिपार्टमेंटल फ्रेमवर्क है जिसके एम्बिट में रह के आपको काम करना है, और वहां पर बिना कोई कारणवश आप पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और कौन कौन स्टूडेंट है जो अपना एक्चुअली डाउट पूछना चाहता है, और कुछ जो चाहते हैं टाइप करना वो टाइप कर सकते हैं। और जिनको सेशन अच्छा लगा है, आई होप कि कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प कर पाएगी। और कुछ जितनी भी स्किल्स मैंने बताई, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई, और जो मुझे वाकई लगता है कि आप घर बैठ के सारी चीजें कर सकते हो, और इन चीजों के लिए कहीं खास जाने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि हर स्टूडेंट एक ही सिचुएशन में नहीं है कि वो हर चीजों के लिए पैसा खर्च कर सके, अफोर्ड कर सके। स्पेसिफिकली जब आप एलएलबी करके बाहर निकलते हैं तो हर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये चाहेंगे कि हम अपने घर वालों से पैसा ना लें। फ्रीलांसिंग है, लिंक्डइन है, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं। फीमेल्स के लिए भी इसमें से ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप घर बैठ के भी ये चीजें कर सकते हो। एंड नेवर एवर थिंक कि अगर कोई जिम्मेदारी आ चुकी है, शादी हो चुकी है, तो आपको किसी भी तरीके से चीजें रोकेगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के जमाने में, हो सकता है आज से कुछ समय पहले इतनी जरूरत नहीं थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में मम्मियां थोड़ा ज्यादा सुन लेती हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। लेकिन अब इंडिपेंडेंट होना थोड़ा जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इवन इफ यू हैव सीन, इवन इफ मैन इज अर्निंग, उसके बावजूद वो चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर अर्निंग हो, ताकि घर में एक संतुलन बना रहे। और जब अर्निंग करोगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी रहेगी, और रिस्पेक्ट तो खैर बिना अर्निंग की भी हम अपनी मम्मियों की बहुत ज्यादा करते हैं। बस ये है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के दौरान आप किसी भी सूरत में घिरोगे नहीं, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे बेटा लोग आजकल बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के मदद करने नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ जी, बताइए हेलो किस मैम। तरह का डाउट है? मनीष खूबचंदानी मैम। सॉरी मनीष? खूबचंदानी खूब खूबचंदानी। चंद, बताओ मनीष जी। हाँ मैम, एक्चुअली मेरे 4 डाउट हैं। हाँ जी अ, प्लीज। पहला तो ये है कि सीवी कैसे बनाया। एक्चुअली मैं क्लैट यूजी का अभी एस्पिरेंट हूँ, और अभी उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आगे का पहले सोचने से चलना पड़ता है कि भाई कैसे करना है, क्या होता है, ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए और फिर बाद में रियलाइज ना हो। तो सीवी कैसे बनाना है, क्या इंक्लूड करना है, फर्स्ट डाउट। तो चलो मैं पहले सेकंड वन डाउट। बाय वन डाउट क्लियर करते रहती हूँ, ठीक है? ओके ओके। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू नो कि सीवी कैसे बनाते हैं, देखो बेटा मैंने भी पहले वर्ड में ही बनाया था, किसी का सीवी देखा था कॉलेज दौरान, और वो टेबल बनी होती है, उसमें सीरियल नंबर, अपना आरबीएससी, कॉलेज का नाम है ना, फिर परसेंटेज, ये वो ऐसे ही बनाया था मैंने भी। आप कैनवा में बनाओ, ठीक है? कैनवा लिख लो, CANVA। अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन वगैरह करके आपको वहां खूब सारे थंबनेल्स की डिजाइन, आपको पीपीटीज की डिजाइन खूब मिलेंगे। प्रोफेशनल एक देख लो, ठीक है? आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे आपके बनते हैं, और अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अपना नाम, कौन से शहर से बिलोंग करते हो, क्या क्या डिग्रीज है आपके पास, और क्या क्या चीजें आप एक्चुअली किसी इंस्टीट्यूट को दे सकते हो। दैट्स इट। बताओ अगला डाउट। मैम सेकंड डाउट ये है कि ड्राफ्टिंग का मैंने बहुत सुना है, तो ड्राफ्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे करना है। तो फॉर ड्राफ्टिंग यू ऑल नो कि मेजरली आपके सिविल लॉ में भी काम आती है, क्रिमिनल लॉ में भी आती है। इट इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग अ मेमो। जो आप मेमो प्रिपेयर करते हैं ना, कोर्ट के सामने भी जाना है तो मेमो प्रिपेयर करना है, आपको तथ्य लिखने होंगे, आपको सारे कारण बताने होंगे, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो क्रिमिनल में भी होगा, सिविल में भी होगा। सिविल में जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं, इश्यूज वगैरह हैं, वो तो चलो चीज है ही, लेकिन उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी होता है।
तो उसके लिए आपको लॉज की जानकारी होनी जरूरी है, मतलब एविडेंस एक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। कुछ लॉयर्स होते हैं जो सेल्फ ही ड्राफ्टिंग करते हैं, सेल्फ भी केस भी फाइट करते हैं, तो अपना प्रिंटर भी होता है उनके पास, वो टाइपराइटर्स भी खुद होते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। और मैं कहूंगी कि आपको मान लो नहीं मैम मुझे सेल डीड की तरफ जाना है, मुझे लीज ये रजिस्ट्री वगैरह के मामले में जाना है, इसमें भी मैं बता दूं बहुत अच्छा पैसा है। बस आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, वकीलों से बहुत अच्छी बना के रखो अभी से। हैव योर ओन ग्रुप ऑफ लॉयर्स इन योर कोर्ट। कभी वक्त नहीं मिलता जाने का तो भी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे आगे फ्यूचर में। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आपके कनेक्शन होंगे, आप उनको रेफर करोगे, वो आपको रेफर करते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वकीलों में भाईचारा बहुत ज्यादा होता है और ये जरूरी है। सो आप ये कर सकते हो, इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज प्लस कोई एक अच्छे ड्राफ्टिंग लॉयर के पास बैठो, उनके सैंपल्स कभी देखना, उनको बोलना सर मुझे सैंपल दे दो। व्हेन आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप, मैंने अपने हमारे एक लॉयर हुआ करते थे बीरमा राम जी, मैंने उनको बोला सर एक दो ना आप मेरे को सैंपल दे दो, वो मेरे गांव की हुआ करते थे, सारे सैंपल उन्होंने मुझे पकड़ा दी। वो अलग बात है मैंने पढ़े नहीं कभी, बट हिंदी में होती है वहां ज्यादा ड्राफ्टिंग, तो वो आपको दे देंगे, यू रीड इट और देखो कि और इसको अच्छा कैसे बना सकते हो आप, और कौन सा लीगल पॉइंट डाल सकते हो ताकि सेल डीड में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी सेल डीड वो, क्योंकि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट ही तो बोलेगा सेक्शन 91 92 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उनके सैंपल्स लेके आ जाओ, गूगल पे आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे, ये तरीका हो सकता है। मैम थर्ड डाउट ये है कि जुडिशरी के लिए जो आपने बताया, तो अभी जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगा तो क्या राइट टाइम रहेगा जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, या फिर साथ साथ में अगर करना हो कभी तो? यू आर गोइंग फॉर पीजी राइट? नहीं, यूजी। आई बाप रे, इतना छोटा स्टूडेंट है हमारी क्लास में, यस 12 मैम। पास हो? मैम मैं आपका, हाँ मैम, आपको पिछले साल क्लैट में अचीवर्स बैच था, याद है, पीडब्ल्यू पे? यस तब यस से यस था। आई नो, आई लव, तब मेरा से अचीवर्स बैच बहुत फेवरेट वो बैच है। फर्स्ट बैच जो था जून से, उस बैच से हूँ मैम। हाँ हाँ हाँ, नहीं अचीवर्स बैच बहुत ही शानदार बैच था मेरा। तब से आपसे पढ़ रहा था। अरे बाप रे, देखो जुडिशरी तक आ गया बच्चा। ओके, ठीक है, अभी अपना कॉलेज लाइफ 1 1.5 साल ठीक ठाक एंजॉय करो, बढ़िया, ठीक है, उसके बाद तो पढ़ना ही है, 5 साल के लिए जाओगे, सेकेंड ईयर एंड में स्टार्ट कर लेना, ठीक है। बट हाँ कॉलेज में पता है ना कि जाना है, तो एकदम जुडिशरी लेवल का ही पढ़ते हुए जाना, मतलब टीचर ने इवन इफ आपको फंडामेंटल राइट्स की कुछ ही चीजें बताइए, आप अमेंडमेंट तक जाओ, उसकी हिस्ट्री तक जाओ, सारी कमेंट्स मैम पढ़ो। सुना है कि कॉलेज में जैसे एनुअलीज वगैरह में प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करा जाता है स्टार्टिंग में जाने के बाद, हाँ तो देखो, फिर? हर कॉलेज का बेटा एक ऑब्जेक्टिव अलग है, रिमेंबर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपको कॉलेज के एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे, सेमेस्टर्स में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में, प्लीज मेक श्योर करो अटेंडेंस ठीक ठाक अच्छी हो जाए। अगर आपकी कॉलेज ऐसी कि अटेंडेंस में घपले करती, प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो प्लीज, मेरी कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं था, देती थी फुल, देती थी सबको अटेंडेंस। तो किसी के भी है तो कॉलेज प्लीज अपनी अच्छी मेंटेन करो अपने टीचर्स वगैरह से, ताकि कॉलेज में अटेंडेंस में इशू ना हो और मार्क्स में भी इशू ना हो। तो रही बात आपकी इस चीज की कि एनएलयूज, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस का अब हो गया कि लोग आपको मूट कोर्ट्स की तरफ ज्यादा लेकर जाते हैं, वो बेरेक पे फोकस नहीं करते, और बेरेक पर भी सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्शंस, ये हर स्टूडेंट हो सकता है मुझसे एग्री करेगा, वो लोग सेविंग रिपीलिंग नहीं बताते, नॉट विथ स्टैंडिंग वगैरह एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका थ्योरी वही है, उनका ऑब्जेक्टिव वही है। तो व्हेन यू हैव डिसाइडेड इन योर वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज दैट यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी, it is your responsibility that whatever your teacher has taught, apart from that you will study by yourself। तो वो फिर आप खुद से करते रहो, और आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप चैनल्स पर ऑब्जर्व करो कि कैसे डायरेक्ट पढ़ना है, कैसे इन डेप्थ जाना बस है। मैम। तो मैम उसमें इतना सारा प्रेशर, तो कॉलेज का मेन प्रेशर लेना है या फिर इस अदर साइड का? मैनेज करना अ, पड़ेगा बैलेंस, कुछ चीजें जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो जीवन में बेटा बैलेंस हर चीज का बन जाए ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बोलूंगी 1 1.5 साल कॉलेज को समझ लो। पहले जब कॉलेज को समझ जाओगे ना, हमारे साथ भी हुआ था, फर्स्ट ईयर में सबको पता ना, अरे असाइनमेंट करना है, अब इनके यूनिट टेस्ट आ गए, ये क्या पीपीटी बनाने को बोल रहे, सबका होता था फर्स्ट सेमेस्टर में, इतना बर्डन लगता था। फिर यूज टू हो गए, फिर तो कॉपी पेस्ट करके फाइल पकड़ाते थे, काम हो जाता था, फिर यूज टू हो गए थे सब लोग। तो हर चीज का एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम लगता है, तो बाय द टाइम ऑफ सेकेंड ईयर यू विल गेट यूज टू इट। अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंसान उस चीज में ढल जाता है। फिर अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालो कि भाई सेकंड सेम में मैंने 4 घंटे निकाल लिए, सिक्स सेम में मैंने 5 घंटे निकाल लिए जुडिशरी के, अब फोर्थ सेम में या थर्ड सेम एंड में जाके मैंने कोई किसी से कोचिंग ले ली या सेल्फ ही करना शुरू कर दिया। तो हर सेमेस्टर में हर महीने का एक टारगेट बना लो कि चलो इस सेमेस्टर में सिर्फ पीवाई क्यूज देखूंगा, इस सेमेस्टर में थोड़ा जीके ऑब्जर्व करूंगा, कहीं पर पॉलिटी वगैरह थी तो वो पढ़ूंगा। तो डिवाइड योर टाइम। मैम मैम, मैं अगला डाउट ये है कि साइबर लॉ जो आपने बताया करना चाहिए, तो साइबर लॉ के लिए जैसे एनएलयू भोपाल मैंने सुना है, तो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम
कंपलसरी कर रखी है। अब जैसे मैं कॉमर्स का हूँ, तो अगर मुझे साइबर लॉ में जाने का इंटरेस्ट भी है तब भी नहीं जा सकती, तो ऐसा प्रॉब्लम, मैंडेटरी है कि साइंस आनी चाहिए? यू कैन डू योर डिप्लोमा इन साइबर लॉ। जैसे मैंने अपना साइबर लॉ में एंड आईपीआर में डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा इज ऑल्सो गुड, और यू डू योर एलएलएम इन साइबर लॉ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। एंड तो मैम, एलएलएम करना जरूरी होता है? मतलब क्यों करते हैं ऐसा, कुछ एलएलएम, खास? देखो लॉयर्स के लिए मैं कहूंगी एलएलएम, अगर जो लॉयर अपने प्रैक्टिस में अच्छा है उसको खास एलएलएम की जरूरत नहीं है। जुडिशरी में तो बिल्कुल भी एलएलएम की जरूरत नहीं होती है। एलएलएम ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जरूरत होती है, एलएलएम एकेडमिक्स में जरूरत होती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की साइड जा रहे हो या टीचिंग की साइड जा रहे हो तो वहां इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। और काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो एलएलएम के बिना बैठ नहीं सकते, जैसे यूजीसी नेट एलएलएम मांगता है। अब शायद हो सकता है कुछ नए रूल्स आ जाएंगे जहां पर एलएलएम का कुछ तो भी क्राइटेरिया यूजीसी नेट इज गोइंग टू अगेन रिकंसिडर इट, लेकिन फॉर टाइम बिंग आपको उसके लिए ये चाहिए होगा। जैसे फॉर ऑल्सो एग्जांपल मुझे एलएलएम लीगल आपको एडवाइजर बनने का हो, तो फिर मैं उसके लिए एलएलएम करना पड़ेगा? किसके लिए? लीगल एडवाइजर के लिए? नहीं नहीं नहीं, ना ना, नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? लीगल एडवाइजर्स के लिए आप फर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर बन सकते हो, जैसे पीडब्ल्यू का लीगल एडवाइजर होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लीगल एडवाइजर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लीगल एडवाइजर, सबके वकील होते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर्स जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, वैसे सारी कंपनीज में लीगल एडवाइजर्स होते हैं। वो फिक्स हो जाते हैं कि वो उनके वकील साहब होते हैं, फिर वो उन्हीं के रहते हैं। दे डील ऑन देयर पार्ट, कंपनी के पार्ट पे सारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह विद दे डील। ओके ओके, गॉट इट मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मनीष। मैम वेरी गुड इवनिंग। श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि एनएलयू और यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ करने में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सिर्फ श्रेया एक्सपोजर का है। वहां पे एक्सपोजर आपको मोड कोर्ट्स का ज्यादा होता है, वहां टीचर्स का आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। माइंडसेट इज डिफरेंट, सिटीज आर डिफरेंट, यू रीलोकेट योरसेल्फ, अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा है। तो हर चीज का थोड़ा फर्क है। कॉलेज एक जेएनयू से भी होता है, एक एनएलयू से होता है। तो द लॉट दैट यू गेट, बिकॉज एक एग्जाम होता है, तो लॉट यू गेट इज अ क्रीमी लॉट। क्रीमी लॉट इन द सेंस में एकेडमिक्स में बोल रही हूँ। तो उस वजह से एक वाइब होता है, एक ऑरा होता है हर जगह का। तो वो जो एनएलयू किसी चीज का पैसा ले रहा है तो वो इसी चीज का पैसा लेता है, दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू दैट एक्सपोजर फॉर दैट रीजन बस। और देखो बेटा, करने वाला तो एक लोकल यूनिवर्सिटी से करता है, वो भी बहुत अच्छा कर लेता है, बिकॉज जुडिशरी डिफरेंशिएट नहीं करता वेदर यू आर फ्रॉम एनएलयू और वेदर यू आर फ्रॉम एनी स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड या ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, कहीं से भी हो। बस ये है कि ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वहां पे फिर एक्सपोजर का थोड़ा फर्क पड़ता है, बिकॉज जब आप एनएलयू से निकलते हो तो बढ़िया एकदम पॉलिश होके नरिश होके निकलते हो। कहते हैं ना बेटा, जैसा देश वैसा भेष, वो एनएलयू में जाने से हो जाता है। अगर मैं जोधपुर से शायद यहाँ से एलएलबी करती तो हो सकता है एक अलग चीज सीखने को मिलती। अब बाहर जाके किया तो हो सकता है चीजों की समझ थोड़ी ज्यादा आ जाती है आपको व्हेन यू मीट दैट टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज एनएलयू एवरी प्रोग्राम एवरी इवेंट दैट दे हैव उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एंड यू सी द डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स देयर। एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस देयर उसमें लर्निंग होता है। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कॉलेज में असाइनमेंट दिया नहीं दिया। सो द सीरियसनेस एंड हेलो एक्सपोजर, मैम। दैट इज द डिफरेंस। बाकी एनएलयू में पढ़ने के बाद भी you have to study Berek thoroughly if you're going for judiciary, because colleges में studies का objective जो है वो सबका same है। They all want you to clear only and only semesters. Their objective is not to prepare you for your judiciary. Their objective is not to prepare you for the litigation. Their objective is just that हमारा बच्चा अच्छा स्कोर कर ले, नंबर अच्छे ले आए। ओके श्रेया? हेलो मैम। आईपीआर और कॉर्पोरेट में विच इज बेटर? देखो आईपीआर भी आपके कॉर्पोरेट का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर आप आईपीआर की तैयारी करते हो तो वो भी आपकी कुछ ना कुछ कंपनीज ही होंगी। आई वुड से डिपेंड्स कौन सी कंपनी है। वैसे आईपीआर का जमाना ज्यादा है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इनका जमाना ज्यादा है। एंड आईपीआर इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी के लिए आईपीआर इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि मैंने आईपीआर इंटर्नशिप किया तो ट्रेडमार्क्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है आपको। ट्रेडमार्क्स किसी फाइल होता है, म्यूट कर लो। put yourself, that is very interesting। और वो घर से भी बैठ के कंप्लीट कंप्यूटर वर्क आईपीआर ऑल्सो। तो आई वुड से कि अच्छा, आपको अगर कंफ्यूजन है कि मैं कॉर्पोरेट का करूं या आईपीआर का, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मेरे बोलने पे विश्वास मत करो, एक एक महीना इंटर्नशिप करके देख लो। आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप्स इन आईपीआर आई गॉट टू नो दैट दिस फील्ड इज इंटरेस्टिंग, बट आई एम नॉट मेड फॉर डेस्क टेबल वर्क। मुझे थोड़ा क्रिएटिव काम चाहिए था।
तो इंटर्नशिप्स मेक्स यू हेल्प इन फिगरिंग आउट, और एक फिल्टर निकल जाता था कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अपने को इसमें जाना है। तो लिटिगेशन में भी साल भर इंटर्नशिप किया तो पता चला कि बहुत जल्दी यहाँ ग्रोथ नहीं है। तो सब फील्ड में इंटर्नशिप्स कर लो, ये बेस्ट है, इट इज लाइक अ डेमो फॉर यू। तो अभी शुक्ला, ट्राई कि आप जिस भी सिटी या स्टेट में, वहां पे एक्चुअली ऑफलाइन आईपीआर का ऑफिस कहाँ है, वहां जाके काम मैम करके नहीं है यहाँ पे मैम। ऑनलाइन करके देखो। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं हरिद्वार से, उत्तराखंड से। हरिद्वार उत्तराखंड। तो या तो फिर कभी 1 महीना 10 15 20 दिन के लिए किसी मेट्रो सिटी में जाके रह पाओ, तो देखो लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट होइए उन कंपनी से। आईपीआर फर्म्स करके आप लिंक्डइन पे डालेंगे तो उनकी वैकेंसीज आएगी। ऑनलाइन भी ये लोग इंटर्नशिप्स करवाते हैं, तो करके देखो। कहीं दिल्ली, मुंबई, पूना में ऐसे कुछ दिल्ली में है मैम, मैंने दिल्ली में है मैम, तो उस पे लाइव लॉ पे आई थी कुछ नोटिफिकेशन उसकी आई थी मैम, वो तो देखी थी मैंने, तो उसमें कंफ्यूजन था मैम कि मैंने अभी फोर्थ ईयर में हूँ मैम। हाँ। तो उसमें अभी सब्जेक्ट आया आईपीआर का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पहले पढ़ा था, तो वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बोरिंग लगा रेदर देन आईपीआर, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। आईपीआर का फ्यूचर में स्कोप बहुत है, और इसके पीछे रीजन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आईपीआर इज ग्रेट, अच्छा है, बहुत अच्छा। आईपीआर में पैसा भी बहुत है, सीन थोड़ी मेहनत का काम है, दिमाग का काम है, बट इट्स ग्रेट। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सौरभ पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस सौरभ बेटा, वीडियो ऑन करेंगे आप? श्योर मैम। यस। कई बार बेटा बोलने के बाद थोड़ा Because of you, I got inspiration to join this platform as well. As I was confused about preparing for judiciary, but after watching one shorts, then I got some clarity. happy। Ma'am, my doubt is regarding, yes ma'am. हाँ हाँ, बताइए बताइए। Ma'am, मेरा डाउट जो है it is regarding legal research, because मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टेम्परामेंट थोड़ा उसी तरह, ओके रीडिंग चीजों को कनेक्ट करना। तो मुझे इसके बारे में आपसे अभी पहली बार मतलब मैंने सुना है, इसके बारे में मुझे पता नहीं। ओके। तो could you elaborate it little? लीगल रिसर्चर्स का बेसिकली काम ये होता है टू हेल्प योर एडवोकेट्स और हेल्प द जजेस। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? Right now in Lucknow. ओके, तो जैसे राजस्थान में आता है, शायद यूपी में भी मुझे लग रहा है, हो सकता है कि ऐसा है। जजेस रिक्वायर लीगल रिसर्चर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स वगैरह होती है, तो यू विल बी सिटिंग विद दोस जजेस। उन जजेस के आप लीगल रिसर्चर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती, 2 साल के लिए होता है, बट दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट लीगल रिसर्चर्स की जरूरत होती है, where they find the case laws, where they compare it with the international laws, where they find out the new laws, हाई कोर्ट केसेस वगैरह। रिसर्चर का काम ही होता है रिसर्च करना। और यू कैन इवन राइट द रिसर्च पेपर्स, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह जितने भी होते हैं आपके, पेपर पब्लिकेशन है। श्रेया आपने पूछा था ना एनएलयू वगैरह में, तो यहाँ पे भी सौरभ, यू राइट दीज रिसर्च पेपर्स वगैरह, ये पब्लिश होते हैं। अगर आप एक अच्छी जगह पब्लिश करते हैं इनको, लॉ कमीशन ऑब्जर्व दिस। जो भी लॉ रेकमेंड किया जाता है लॉ कमीशन के द्वारा, ये सारे लॉ कमीशन इनको ऑब्जर्व करता है, पीएचडी वगैरह को। आपकी पीएचडी थीसिस बेकार नहीं जाती है, ये रद्दी नहीं बनती है, ये अपलोड होती है, देन लॉ कमीशन रीड्स इट, उसके बाद लॉ बनता है। तो स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स या फिर रिसर्चर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है लॉ फ्रेम करने में। ओके Ma'am, do I need to complete LLM for this? I would say go for it. If you probably go for constitutional law, या कौन से फील्ड में आपका ज्यादा आपको रिसर्च करना है, go for it. Reason being that LLM के दौरान you study a subject called research. And those students who are planning to go for teaching, उसमें भी जाओ, क्योंकि टीचिंग का एक पूरा की पूरा चैप्टर है आपका। यूजीसी नेट में रिसर्च के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स के भी आते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी आते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अपने एलएलएम में भी देखने वाला है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट दैट गो फॉर एलएलएम। एंड इफ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री एंड लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, अगर आप डिस्टेंस से भी ले पाते हैं तो डिस्टेंस कोई कॉलेज से भी एलएलएम कर लो। बट मेरा हर सजेशन स्टूडेंट को ये सजेशन होता है कि एलएलबी के इमीडिएटली बाद 1 year 2 year एलएलएम जरूर कर लो। इन फ्यूचर यू विल अंडरस्टैंड द पर्क्स ऑफ गेटिंग दिस डिग्री एटलीस्ट इन योर हैंड। And one thing more, will we be getting frequent chances to join such meetings in upcoming future also? Will we be getting? Frequent chances to talk to you like this Yes, in yes, upcoming why not? If you will be
If you're loving it, and if you're letting your feedback know to the PWD, even irrespective of this case also, I'm always up for these sessions and I will always convey to the team कि हम ऐसी चीजें करते रहेंगे definitely. क्योंकि students one thing, का भी काफी दिखा है, आप इसमें comment section में leave कर सकते हैं. टीचर और हमारी टीम रहेगी वो इसको रीड आउट करेगी एंड करते रहेंगे हम ऐसा सेशन. I'm very thankful for your response. Thank you so much. Can we move on, Saurabh? Ma'am, Can we sorry, move on to the next student? yeah, sure, ma'am. Thank you, beta. Yes, Thank you. Kapil Singh. Unmute yourself, Kapil. Yes, good evening, ma'am. So, Good ma'am, this is Kapil Singh, and ma'am, I am pursuing BLLB, and I'm in a 4th year. So, ma'am, I just want to ask two things. So, first one thing is that, ma'am, I am making notes for judiciary, and I'm starting for GK. So, I just give 1 hour for GK in a day. So, ma'am, is this fine, or should I enhance it? No, it is absolutely fine if you with that speed. 1 घंटा देखो, 1 घंटा पढ़ना है, but हर स्टूडेंट का स्पीड अलग होता है. So if you think that 1 hour is enough to cover a good portion, good amount, where you feel satisfied कि हाँ, another 6 months में I can finish my. You are beginning with your static GK, is it? No, ma'am, not static. Ma'am, just a historical matter. Historical static में ही आ गया. That means that is the fixed thing. एक static का ही portion हो गया ना. History है. No, ma'am, I'm not talking about the current affairs. Sorry. Ma'am, I'm not talking about current affairs. I'm also not talking about current affairs. I got your point. I understood. So you are reading that part ना. तो एक routine बनाओ कि in next 10 days I have to finish this history. So right now in your 4th year, try to cover it in next 6 months at least, and then revise it. GK कोशिश करो पूरा के पूरा. I'm not talking about current affairs. Current affairs के अलावा पूरा के पूरा GK कोशिश करो 6 महीने में notes done कर दो. Notes done हो जाएगा तो revision भी हो जाएगा. Don't regret if you are not able to revise, but notes time पे बन गया तो it will be great. Yes, ma'am. I am not able to revise because don't have time. Ma'am, college भी करना पड़ता है साथ में इसलिए. But वो एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. बट एग्जाम से पहले हर चीज का 3-4 बार रिवीजन हमें करना है. जब बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे और नोटिफिकेशन के वक्त पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, उस वक्त आप रिवीजन कर रहे होंगे. ये जरूर ठान लेना. ठीक है. और मैम second thing is that ma'am, LLM is for what? LLM shows your masters in a particular field कि आपको इस particular subject का expertise है. Ma'am, is it useful for judiciary? होती कम कोई है, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मेरी एक्सपर्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में थी. अब मेजॉरिटी उसमें जो चीज है वो आपको रिसर्च वगैरह पढ़ाते हैं और बाकी पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ वगैरह सब कुछ. क्रिमिनल में जाओगे तो मेजॉरिटी आपका सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस देखने को मिलेगा. ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाओगे तो हो सकता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह ये सब दिखेगा. बैंकिंग में जाओगे तो सारे बैंकिंग लॉज, टैक्स लॉज, रेवेन्यू लॉज देखने को मिलेगा. तो बेसिकली कुछ एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइंग एक तरह की बोल सकते हो डिग्री है. और ये दूसरी चीज सजेस्ट करती है योर मास्टर्स एंड एक्सपर्टीज. इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम योर एलएलबी, क्योंकि एलएलबी एक सामान्य डिग्री है. जब एलएलएम हो जाती है दैट मींस मास्टर्स है आपके पास. So it will in use in for judiciary or not? No, not at all. No role in judiciary. It's only for UGC net, for corporate sectors वगैरह. जुडिशरी के लिए एलएलएम का कोई महत्व नहीं है, डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं. दे ओनली नीड योर एलएलबी डिग्री. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, thanks for your most precious time. Thank you, beta. Yes, Riya Singh, unmute yourself, beta. Unmute yourself, beta. नीचे माइक होगा एक छोटा सा. Yes, बोलो. Good evening, ma'am. Good evening, Riya. Ma'am, पहले तो very much thankful to entire law वाला टीम कि आप हम जैसे बच्चों को इतना फ्री कंटेंट और अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए very much thankful. Thank you. और मैम मेरा डाउट ये था कि मैम ड्यू टू सर्टेन इश्यूज मैं एक बहुत मतलब एक सिंपल यूनिवर्सिटी से अपना लॉ परस्यू कर रही हूँ. आई एम इन अ 4th year लॉ स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो इनरोल्ड इन जुडिशरी का भी प्रिपरेशन मेरा साइड बाय साइड चल रहा है. तो मैम ये एक
डिसएडवांटेज तो नहीं होता है कि जैसे कि और लोग बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आते हैं और हम लोग जो थोड़ा नीचे वाले हैं, तो उन लोग के लिए तो मेहनत से तो वी कैन डू इट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना है कि Yeah, because every judiciary aspirant has to read the same parent. Even I am not from NLU. I taught CLAT के बच्चे. आप नीति के स्टूडेंट हो गए हमारे नीति बैच के. Your Yes. college can never decide your future. Remember this thing. And don't worry if you are not able to crack your CLAT, if you are not able to crack your CLAT UG, आप NLUs में नहीं जा पाए हो या मान लो आप जा पा रहे थे बट पेरेंट्स किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैम मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी था, तो ये सब कोई बात नहीं. बहुत सारे मैक्सिमम बेटा जो एनएलयू वाले ना वो भी आ रहे हैं, वो उन्होंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एनरोलमेंट ले रखा है और उनको भी पता चल रहा है कि ऐसा हमको नहीं पढ़ाते, बिकॉज हाउ योर जुडिशरी प्रिपरेशन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि जुडिशरी में आपको डायरेक्ट खुद के पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल ही अलग है. दैट इज व्हेन यू रियलाइज की वकीलों वाली पढ़ाई या लॉ वाली पढ़ाई तुमने अब की है, 5 साल तो कुछ नहीं किया, काश 5 साल वाला वहां पढ़ा देते. यहाँ 1-1.5 साल में पढ़ा रहे, वहां 5 साल था ना भाई, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पढ़ाया वहां. तो ऑलवेज स्टूडेंट रिग्रेट्स दिस थिंग. बट डोंट थिंक हिंदी मीडियम का होने की वजह से या ऐसा कभी नहीं है. हर साल रिजल्ट्स आता है बेटा, हर साल बहुत बेसिक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से या लोकल यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा जुडिशरी क्रैक करता है. मुश्किल से 5-7-10% बच्चे एनएलयू वाले होते हैं. डोंट थिंक दैट थिंग. ठीक है. और मैं मेरा पूरा टाइम जुडिशरी में ही डिवोट करती हूँ रादर डूइंग इंटर्नशिप्स. तो मैम ये एक ड्रॉबैक तो कहीं ऐसा जुडिशरी के लिए तो नहीं होना चाहिए. नहीं, जुडिशरी के लिए कोई दिक्कत नहीं. जुडिशरी के लिए डोंट रिक्वायर एनी इंटर्नशिप. उनको सर्टिफिकेट्स ले जाने का मतलब ही नहीं, लेके भी जाओगे तो हो सकता है उससे रिलेटेड और चीजें पूछ लिए जाएंगे. तो ऐसा कोई नहीं है. बट इफ यू आर प्लानिंग कि हाँ थोड़े मेरे बैकअप्स होना चाहिए और जुडिशरी में ही जाना है, तो उसमें एक एडवोकेसी अपना एक बैकअप रख लो, अपना थोड़ा ठीक ठाक कनेक्शंस रख लो लॉयर्स से, बिकॉज इफ इन केस you never know that when your fate or when your destiny is going to show you those stars. तो in that case unpredictability और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो अपने बैकअप्स के लिए जुडिशरी के जैसा ही कोई फील्ड चुनो, जो यूजीसी नेट हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है. साथ साथ पढ़ाते भी रहेंगे और एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करेंगे. So that आपका जुडिशरी फील्ड नहीं छूटेगा एंड यू आर इनटू द सेम एग्जाम भी आप देते रहोगे और ठीक ठाक इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे. यस, थैंक यू सो मच मैम टू द इंटायर लॉ वाला टीम. मैम हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग चलते हैं, हम जैसे बच्चे हैं मैम. ना हम जैसे नहीं, सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई शहर से है, मेट्रो सिटी से, गांव से, कहीं से भी है. मैं कहती हूँ कि हम इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि हमारी मेहनत है, हम इसलिए बने बेटा क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया. आप लोग किसी फैकल्टी को प्यार मत दो बेटा, यू कोचिंग इंस्टीट्यूट निकाल देगा. सब्स्टिट्यूट सब जगह अवेलेबल है. सो यू पीपल हैव मेड अस, यू पीपल हैव मेड मी. तो बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स की ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है. इससे ज्यादा भगवान से क्या मांग सकते हैं हम, है ना. सो थैंक यू बेटा. हमेशा रहेगी आप लोग के साथ मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा. मैम एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं, प्लीज. यस, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस मैम. जैसे बेसिक यूनिवर्सिटी से मैं भी लॉ कर रहा हूँ, 4th ईयर में मैं भी. तो उसमें क्या कॉर्पोरेट लॉयर या आईपीआर में प्रॉब्लम होगी अगर हम एनएलयू से ना जाएंगे एनएलएम के लिए? ना नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए ये कर सकते हो, आप इंटर्नशिप्स कर लो पहले ना. इंटर्नशिप कर लो. इफ यू हैव इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा. दे विल गेट टू नो दैट यू हैव आइडिया. और इवन मेरे ख्याल से आप एलएलबी के दौरान ही 5 इयर्स के दौरान भी डिप्लोमास कर सकते हो. आवर कॉलेज यूज्ड टू गिव डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमास. सो अगर डिप्लोमास हो रहा है तो डिप्लोमा डिग्री ले लो. I'm from there. I don't know anything. कहीं से भी ले सकते हो आप. सर्च करना थोड़ा. अगर आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है देन गुड. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी देती थी 12-15 सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा डिग्रीज देती थी. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डिस्टेंस से भी किए थे. वरना ही बोलोगे अपनी यूनिवर्सिटी का प्रचार कर रहे हो मैम, है ना. एलएलएम कर सकते हो उसमें. ठीक है. तो सर्च अराउंड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. सो डिप्लोमा डिग्री इज आल्सो गुड. दे डू कंसीडर डिप्लोमास. और अगर लगे डिप्लोमा के बाद दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है, तो उसी में लगे हाथ किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर लेना जो उसी फील्ड में आपको एलएलएम प्रोवाइड करता हो. ओके, ठीक है मैम. थैंक्स. ओके, यस. सुहानी. यस सुहानी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सुहानी. वी सॉ सनसेट विद यू. मेरा तो सपना सच हो गया आपसे बात करके. सपना सच में मैम. Ma'am, I am Suhani, and ma'am,
3.0 बैच स्टूडेंट अच्छा, and I'm for now it's 4th year BA LLB. ओके, So मैम अभी तक तो मैम हमने BA LLB मतलब हिंदी मीडियम कॉलेज है तो वहीं से कर रहे हैं, लेकिन मैम हमने जुडिशरी इंग्लिश मीडियम में हमें देना है, अच्छा, तो हमें इंग्लिश मतलब समझ में आती है। मैं BNS तो बहुत मजा ही आ रहा है मैम पढ़ाती है तो। नाइस। तो इंग्लिश सो मैम प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आपको ऐसे एक टर्न लेने से, इंग्लिश मीडियम स्विच करने से? यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा, आप मेल्स वगैरह लिख लोगे अच्छे से? नो मैम, हाँ आंसर राइटिंग मैम जैसे हमें समझ में आता है, मैं उसमें प्रीलिम्स में मतलब हमें आता है कि हम कर लेंगे, और मैम आंसर राइटिंग मतलब सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है ना मैम। तो आंसर राइटिंग मैम स्टार्ट कैसे करें? आंसर राइटिंग तो वैसे मैंने क्लास में बताया, तो नीति 2 और सॉरी नीति 1 और नीति 3 का मैं ऐसे क्लासेस लूंगी, और अभी हम लोग ट्यूसडे से इसमें आंसर राइटिंग आपको बता ही रही। हालांकि हम क्लास में आंसर्स भी लेके आ रहे हैं, तो और अभी मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया कि हर डे हम लोग 2 क्वेश्चंस का आंसर BNS का तैयार करने वाले। तो आई थिंक वी हैव 10 लेक्चर्स लेफ्ट मोर, तो 20-25 लेक्चर्स में हम 20-25 क्वेश्चंस हम लोग और डील करेंगे। और मैं बोलूंगी जितने मैंने अभी आपको आंसर्स, पूरे रेडीमेड आंसर्स जो आपको क्लास में दिए, यस मैम, वो अपने नोट्स में मैं एज इट इज लिखती भी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके अराउंड जब मैं आपको क्वेश्चन दे दी तो मेरा आंसर आने से पहले एक बार आप अपना आंसर लिख के मुझे, आई सी कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद फिर मेरे वाले आंसर से मैच करो, ठीक है? एक बार अपना आंसर लिख के भेजें। थोड़ा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, हाथ चलाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे जैसे लिखना शुरू हो गया ना, फिर ऐसे मक्खन की तरह हाथ चलेगा कि आई नो हाउ टू स्टार्ट। सिर्फ क्योंकि मैम फर्स्ट, अभी तक तो पेपर सिर्फ हिंदी में दे दिया, तो एकदम से इंग्लिश में लिखना मैम आता सबको, मतलब समझ में तो आता, बस लिखने में थोड़ा सा कि हम जैसे हिंदी में मैम आता भी नहीं है तो भी हम सोच के लिख देते हैं, राइट। ऐसा इस इंग्लिश में हो जाए तो सर। तो एक आधा कोई भी, अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए, कोई भी एक क्वेश्चन लिख के उसका आंसर, या फिर अगली क्लास में जब मैं दूंगी ना, तो जब मैं वो आंसर बताऊं उससे पहले अपना आंसर लिख के मुझे भेजो, ठीक यस है? मैम। और मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ, बोलो। मैम ऐसे राइटिंग के लिए कोई बुक हो तो मैम बता दीजिए, क्योंकि मैम ऐसे राइटिंग एंड टाइम पे तो प्रिपेयर नहीं होता है, ऐसे तो उसके लिए हमें डेली थोड़ा थोड़ा। कोई भी बुक ले सकते हो, और मैं बस ये सजेस्ट करूंगी, अब देखो मुझे ऑथर्स तो काफी पता है, लेकिन अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती। मैं बस ये कहूंगी यूपीएससी लेवल की कोई भी एसए की बुक ले लो, क्योंकि यूपीएससी भी हर साल आ रहा है और उनको भी सेम एसेज तैयार करने, उनके भी लॉ के एसेज आते हैं। तो यूपीएससी की कोई भी अच्छे लेवल की इंग्लिश और हिंदी की दोनों की बुक्स ले लो। कोई भी आप अच्छी बुक स्टॉल पे जाओगे तो उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बुक देख के भी समझ आता है कौन से लेवल की, और उसको खोल के देख लो, कंटेंट पढ़ लो, किसका कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, वो पढ़ सकते यस मैम। हो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, रोहित प्रजापति से हम बाद में बात करेंगे, पहले दिशा से बात करेंगे। दिशा अनम्यूट योर। यस मैम, वही दिशा, नीति 3.0 में हूँ मैं। अच्छा, बताओ बताओ। यस मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं पुणे से पढ़ रही हूँ, महाराष्ट्र। अरे तुम्ही मराठी आहे? मराठी हाँ, मराठी हूँ मैं, म्हणजे मी मराठी मुलगी. कसे आहात? खूप मस्त मॅम, खूप मस्त. तुम्ही कसे आहात? एकदम चांगले। येस मॅम, मग मी पुण्यातूनच शिकतीये. हाँ, देन माय डाउट इज, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ जस्ट जनरली, वो जो AIB का एग्जाम, मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ना, तो महाराष्ट्र में ऐसा है कि मतलब 2 इयर्स का भी LLM है और हाँ जी, 1 ईयर का भी LLM है, हाँ। तो उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा करूँ मैं? कोई फर्क नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग है। इन 2 years यू हैव 4 सेमेस्टर्स, इन 1 year यू हैव ट्राई सेमेस्टर। मेरा 1 year का था, ट्राई सेमेस्टर था। आंख बंद कर देते एग्जाम, आंख बंद कर देते एग्जाम, तो इट वाज लाइक पूरे साल हमारे एग्जाम ही एग्जाम चलते रहे, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर्स, प्रेजेंटेशंस। तो आपके पास अगर समय, आप 1 साल ही देना चाहते हो, जल्दी जल्दी करना चाहते हो, तो 1 साल का कर लो। एंड इफ यू वांट टू डू इट आराम से कि नहीं मैं इतना बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ, तो 2 साल का कर लो। इट्स कम्प्लीटली योर विश। मैंने 1 साल का किया क्योंकि कोविड बैच था तो हमने बोला भगा के भी कितना भगा लोगे, तो हमने 1 साल वाला कर लिया। ओके मैम, फिर मतलब आपसे मोटिवेट होके मैं मतलब BA साइकोलॉजी भी करना चाहती हूँ, तो मतलब ये सब कैसा मैनेज करूँ मैं अभी? LLM, फिर एग्जाम BA से साइकोलॉजी। जैसे मैं मैनेज करती हूँ ना, आपकी क्लासेस भी होती है, फिर साइकोलॉजी भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक प्रोफेशनल डिग्रीज पहले। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं साइकोलॉजी करूँ या LLB, तो मैंने LLB पहले किया। LLB पहले करने से थोड़ा पता है कि आपको जॉब वगैरह मिल जाएगा, उसके साथ साथ साइकोलॉजी हो जाएगा। अब साइकोलॉजी के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं लिया, अपना स्टेट यूनिवर्सिटी लिया।
तो यू हैव टू मैनेज। और मास्टर्स में वैसे भी कॉलेज वो चूज करो जिसमें थोड़ा अटेंडेंस का इशू कम रखते हो वो लोग, क्योंकि हाँ by मैम, the मुझे time you मेरे all- कॉलेज में अटेंडेंस तो हाँ, नहीं है मतलब। कौन सा कॉलेज है? सिंहगढ़ लॉ कॉलेज, कातरज। अच्छा है, कातरज के यस पास, मैम, कोथरूड के पास में है। यस मैम, कोथरूड के पास ही। तो गो फॉर मैम इट। वो एक फिर देन मैं सोच रही हूँ कि 2 years का ही कर लेती हूँ, मतलब ज्यादा ये नहीं हो। जुडिशरी के एग्जाम में बर्डन ना आ जाए बीच में, मान लो। यस मैम, क्योंकि 2 ही अटेम्प्ट्स, मतलब एज अ फ्रेशर 2 ही अटेम्प्ट्स दे सकती हूँ मैं। फिर 3 years के प्रैक्टिस के बाद मतलब एज अ प्रैक्टिशनर दे सकती हूँ। ठीक है, ओके। मैम मेरा टाइपिंग हुआ है, मतलब सेकंड थर्ड ईयर में ही मैंने टाइपिंग के सारे सर्टिफिकेट्स ले रखे, 30 और 40 स्पीड दोनों, इंग्लिश और मराठी दोनों का है मेरे पास। तो मैं मतलब अभी मैंने स्टेनोग्राफर का भी मतलब वो लैंग्वेज स्टार्ट किया है, 50 to 60% मेरी वो लैंग्वेज भी हो चुकी है। तो नाइस। मतलब मैंने क्या सोचा है कि एज अ बैकअप। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही आ रही है पूरी। हाँ, तो मैंने एज अ बैकअप मतलब वो रखा है प्लान बी करके, कि मतलब मेरी डिग्री खत्म होते ही अगर मुझे एज अ स्टेनोग्राफर जॉब मिल जाए तो मैं पहला वो अचीव कर लूंगी, मतलब वो जॉब स्टार्ट करूंगी, मतलब फाइनेंशियली मैं ये हो जाऊंगी सेटल। Do और both. फिर साइमल्टेनियसली मैं जुडिशरी करूँ। नेवर एवर थिंक दैट कोई जॉब छोटी है, क्योंकि जिसको नहीं मिलती उसको पता है कि जॉब जॉब क्या होती है। सो इफ यू गेटिंग स्टेनो आल्सो, इट्स गुड। आई हैव सीन अच्छे अच्छे स्टेनोस पीए वगैरह बने हैं जजेस के, तो आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि स्टेनो है, बहुत अच्छा। यस मैम, मतलब मैं ये सोच के स्टेनोग्राफी, मतलब लास्ट ईयर में जब मैंने जुडिशरी के बारे में कंफर्म किया ना कि मुझे करना है, तभी मैंने स्टेनोग्राफी का वो स्टार्ट किया है। क्योंकि मतलब अगर मुझे कोर्ट में जॉब मिलेगी तो सिटिंग बिसाइड जज आई विल आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूटीन ऑफ जज। एक माहौल आपको पता चल जाएगा, अच्छा है। यू कैन गो फॉर Yes, इट, गो फॉर इट। हेलो How are हेलो, you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also fine. Now कहाँ? I'm your Nyaya Judiciary student, यस आई नो। कहाँ हो? जयपुर की जोधपुर? जोधपुर जोधपुर, ग्रेट। जोधपुर हूँ। मैम अनफॉर्चुनेटली आपने जो न्याय जुडिशरी में पढ़ाया बहुत सही था मैम, बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपने सही करा। पर जो ये जो बाकी जो टीचर्स थे उनके कंपाइल्ड नोट्स नहीं मिले हैं, वो आप प्रोवाइड करवा देना। कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी के कंपाइल्ड जो है ना वो नहीं मिले। सारे पीडीएफ एक साथ मिला के वो वाले? हाँ, जो आपके हुए हैं जैसे आईपीसी आपने पढ़ाया, एविडेंस हुआ, इनके आपने दे दिए थे। बाकी कोर्ट ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ? आप अंदर झांक के देखो, आपके पास इतना समय है या आपको एक स्ट्रक्चर मिल चुका है कि इस स्ट्रक्चर से मैं अपनी सेल्फ पढ़ाई कर सकता हूँ, या कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, इधर उधर समय खराब हो रहा है, या मैं कोर्स लेने के बाद मैं कंपेल कर लूंगा खुद को पढ़ने के लिए, तो फिर ले लो कोर्स। अगर लग रहा है नहीं, कोर्स नहीं, कोर्ट ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ? अच्छा कोर्ट नहीं, अभी हाँ मत, एग्जाम रुक जाओ थोड़ा सा, कभी कभी जाओ हफ्ते में एक आध बार, ठीक है। बाकी अभी एग्जैक्ट पूरा प्रैक्टिस में मत घुस जाओ। अगर आपका डेडिकेटेडली आपको ये करना है, एपीओ करना और जुडिशरी करना, तो क्योंकि बात सिर्फ 6 महीने की है, और 6 महीने 1 साल जब आपके सर पे एग्जाम होना, तो मैं हमेशा बोलूंगी कि हर चीज को बेटा एक बार त्याग दो। गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मनीषा। गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम कि मैंने ये बैच भी आपकी वजह से लिया था मैम। कौन सा मेरी फेवरेट टीचर हो आप। कौन सा बैच है आपका? नीति 2.0 है मैम। नीति 2.0 है, नाइस। कैसा लग रहा है नीति 2.0 में? सब कुछ सही है मैम, बहुत अच्छा है। मजा आ रहा है? लाइव क्लासेस अटेंड करते हो? बहुत अच्छा है। नाइस। और मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, और ये हो जाता है कि जैसे मतलब लग रहा है कभी कभी नहीं कर पाऊंगी। अभी तक कोई स्टेट जुडिशरी दिया है पेपर? नहीं मैम, इस साल मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ है मैम, और दादाजी का सपना है कि नहीं तुम करो। देन तो रीजन स्ट्रॉन्ग Yes. है ना आपका। अब देखो, हाँ। जितना मैं समझ पा रही हूँ, और आपकी आवाज से और आपके फेस को जितना मैं समझ पा रही हूँ, कुछ रीजंस हैं जो आपको पुल कर रहे हैं पीछे। हो सकता है आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये शेयर रीजंस होते हैं। देखो, सुबह जैसे ही होती है ना, हम अपने दुख भूल जाते हैं। जैसे जैसे रात ढलती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग अलोन ऑल्सो, और आपको ये लगता है कि हम एक ऐसी दिशा में, एक ऐसे अंधे घोड़े की तरह भाग रहे हैं जिसका प्रिडिक्शन या जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट इस ग्राउंड्स पे आप छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज हर रैंकर इसी तरीके से भागा है। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स।
डोंट सी कि मेरे साथ 50,000 बच्चे बैठेंगे, हमको एक सीट चाहिए, टारगेट दैट वन रैंक। और जो फर्स्ट रैंक, मैंने हमेशा से बोला है, जो भी फर्स्ट रैंकर होता है वो मेरिट से हमेशा 25-30% मार्क्स ऊपर लेके आता, तो हमें तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी। एंड मनीषा, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम, अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है, पढ़ना कैसा है। और हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो वॉरियर्स होते हैं उनके बीच में पत्थर स्टोन्स आएंगे, योर सक्सेस स्टोरी और योर सक्सेस विल बी अनदर लेवल। शायद जिसके जीवन में स्ट्रगल कम होगा ना, उसको कोई चीज हासिल करने की खुशी भी कम होगी, लेकिन जिसके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है, उसके लिए छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी होगी, और जुडिशरी तो अनदर लेवल होगी। तो ट्रस्ट मी, दुखों का पहाड़ आता है। एंड आई बिलीव कि लड़कियां जो है ना, कभी कभी अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलती हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा कर लेगी, बट डोंट लेट एनीथिंग पुल योरसेल्फ डाउन। और ये है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का दुख होगा, कोई हम शेयर कर सकते, किसी से हम शेयर नहीं कर सकते, किसी से देखो मान लो विश्वास करके बता भी देते हैं तो उसके बाद दुख भी होता है, कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को दुख सुनने की आदत नहीं है, अपना दुख सुनाने की सबको आदत है, वो मन हल्का करना चाहता है। फाइंड सम गुड पीपल इन योर लाइफ विद whom you can share, trustworthy people, and remember this, wherever you will go, you will be your own supporter। और इस एग्जाम में आप अच्छे से कर लोगे, बस खुद को समझाओ थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं अभी एग्जाम में बैठो अभी इतना डरोगे मनीषा, ये वो वाला डर है जो सेंटर के बाहर आता है, अभी नहीं डरना है। हाँ, अभी तो बहुत अच्छा मुझे सिलेबस देखने के बाद मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। आपको वो इतना बड़ा पहाड़ सिंह लग रहा है, छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस में करो। कौन सा स्टेट जुडिशरी है आपका, कौन सा टारगेट कर रहे हो? बिहार बिहार छोटा बिहार जुडिशरी में छोटा छोटा लो, एक सब्जेक्ट लिया, क्योंकि जब आप ऊपर भी चढ़ रहे हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ ऊपर चढ़ रहे हो, अगर पहाड़ को देख के चढ़ोगे ना तो वो पहाड़ बहुत बड़ा दिखेगा। हम हमेशा स्टेप्स नीचे देख के चढ़ते ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और पता ही नहीं चलता हम कब ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो चीजें हमेशा बड़ी लगती है। जब हम भी बैच स्टार्ट करते तो लगता है इतना पढ़ाना, सी स्लोली स्टडीली हमारा बीएनएस खत्म होने को आ गया है। अब स्टूडेंट्स को पता चल गया हमारा बीएनएस पूरा हो गया, 2025 आ जाएगा, आपका बैच ओवर हो जाएगा। समय यूं निकलता है, बस अभ्यास करने वाले को पता नहीं चलता समय कब निकलता है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब सब बच्चे सो रहे, आंखें मूंद के बैठे, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, आप अभी से जगे हुए हो। डोंट वेस्ट योर दिस प्रेशियस टाइम, क्योंकि ट्रस्ट मी, वहां कोई चमत्कार नहीं होने वाला एग्जामिनेशन हॉल में। आप होंगे, आपका दिमाग होगा, आपका पेपर होगा, आपको आता होगा, आप कर लोगे, और किस्मत का खेल चल गया तो सिर्फ 2 सेकंड या 1 सेकंड का फासला होगा, आंसर ए करेक्ट होगा, आप बी कर दोगे। माइंड को अभी से स्टेबल करना शुरू करो, शांत करो, काम योरसेल्फ। देखो, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट प्रमोट मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ये क्यों नहीं प्रमोट करते? ये वाकई जीवन में बहुत काम करती है, आपको पीस देती है, और जहां पीसफुल माइंड है ना, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। आपको डर लगता है, टेंशन आता है ना, ये हर बच्चे को आता है, मुझे भी आता है, ये दिशा जी, शर्वण जी, सुहानी जी, प्रिंस जी, रोहित जी, सबको होता है ऐसा धक 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 सेंटर के बाहर, हमको भी होता है। दैट इज व्हाई आई इंश्योर कि मैं एग्जाम में बैठ के बच्चों के साथ वो चीज फील जरूर करूं, वो भीड़ भाड़, वो धक्का, वो जो बच्चे बकैती करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो सब जरूर एक्सपीरियंस करो। दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, और थोड़ी आप उस बच्चे को उस तरीके से तैयार कर पाते हो। ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये होता ही होता है इस चीज में। अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और अभी कंटिन्यूस इस डर के साथ थोड़ा 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 करते जाओगे ना मनीषा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम से पहले, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, बिकॉज यू नो यू हैव स्टडीड। नहीं हो रहा है मैम, बहुत मतलब ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, लेक्चर के टाइम पे आपका वीडियो तो माइंड ब्लोइंग था मैम, तो उसके लिए तो मैं क्या बोलूं आप। और सेक्शंस याद ही नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा, पढ़ रही हूँ फिर भी याद नहीं हो रहा। कैसे याद करते हो सेक्शन, तरीका बताओ मुझे। मैं मैम 10-10 सेक्शन उठाती हूँ पर डे, उसको पढ़ती हूँ, फिर सेकेंड डे रिवाइज करती हूँ, फिर मतलब 2 से 3 बार पढ़ती हूँ, उससे ज्यादा नहीं मैम। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हो? कोई और बुक वगैरह लिया है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का? नहीं मैम। अच्छा, एक काम करो, 10 क्वेश्चन उठाओ, याद किया 2 दिन, तीसरे चौथे दिन बस खाली बैठो, कुछ मत, खाली बैठो, आंखें बंद करो, ट्राई टू रिवाइज की रॉबरी में मैंने कौन कौन से सेक्शन पढ़े थे। आप भूलोगे, फॉर श्योर भूलोगे। अब इस बुद्धू दिमाग को याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी जिम्मेदारी। टेक योर ब्रेक, नाउ सी।
क्योंकि ये वही बात है कि हम गलतियां कर रहे हैं, मम्मी टोकती है तो ये हमारा दिमाग हमको टोक रहा है कि भूल गई, तो वो याद करो। जब मम्मी जितना टोकती है उसके बाद आपको याद रहता है नहीं नहीं वो एक डेंजर प्राणी वो टोकेगा, तो आपको याद रहेगी वो चीज। whenever you forget, it is your duty, बैरेक लेना पड़ेगा। क्यों भूल गए, जाने दो, भूल गए तो फिर वो हमेशा के लिए भूलते रहेंगे। You forget, you write it down। क्लास में कभी सेक्शन मुझसे गलत बोल दिया जाता है तो बच्चा याद दिलाता है ना मुझे, फिर मुझे वो याद रहता है। ओके तो मुझे ऐसा भी हो रहा था कि मैम मैं हिंदी में रख रही हूँ, बहुत कोई इंग्लिश में रख रहे हैं, उनके पास कंटेंट होगा। यस विधि जी, unmute yourself, unmute yourself। गुड यस इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड विधि जी, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम मैं भी अच्छी हूँ। जी, मैम बताइए। मैं नीति 2.0 की स्टूडेंट हूँ जी जी। और मैं साथ में BLLB 5th ईयर में भी हूँ। तो मुझे थोड़ा जानना था कि UGC नेट के बारे में, कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, क्योंकि अपनी जुडिशरी की क्लासेस तो चल रही, बट एज अ बैकअप अपने पास भी कुछ होना चाहिए। राइट राइट। वैसे हम लोग यूजीसी नेट का भी कुछ प्लान अप सोच रहे हैं, तो जल्दी आएगा। बट उससे पहले क्योंकि आप जुडिशरी की तैयारी करो, तो जुडिशरी के जो लगभग सारे सिलेबस हैं, मेरे ख्याल से 70% जुडिशरी का सिलेबस आपका इधर हो जाएगा। बचता है कुछ इंटरनेशनल लॉ वगैरह, वो अपने लेवल पे जरूर करना। जैसे कि मैं अभी एक सेशन लूंगी तो उसमें बुक्स वगैरह आपको सजेस्ट करूंगी GP1 और इनके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है, वैसे यूजीसी नेट पर भी, वेबसाइट पर भी जाके आप चेक करना। जब आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में, यू कैन अप्लाई। तो जब भी आपका LLM इसमें जरूरी नहीं रहता PG करना? ना ना LLM रहता है ना। LLM आपका LLM नहीं हुआ है ना अभी? अच्छा BLLB हुआ है। LLM का जब फाइनल सेम है, यू कैन अपियर, तब अपियर कर लो। और हर 6 महीने में हो रहा है पेपर, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास। हर 6 महीने में नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके पास, CPT पेपर होता है, बहुत सारे MCQs हैं आपके पास। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी मीनवाइल आप LLM करोगे ना, GP1 तैयार कर लो। हर हफ्ते एक एक टॉपिक लेके बैठ जाओ। 1-1.5 साल है अभी आपके पास, मेरे ख्याल से अगर 2 साल का है तो फिर 2 साल होगा आपके पास। फिर भी फाइनल ईयर में अपियर करोगे तो मिनिमम हम 1.5 साल मान के चलते हैं। तो आप अभी से शुरू कर दो। ठीक है, यूजीसी नेट बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स बहुत अच्छा है। टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है आपके लिए। लड़कों के लिए भी अच्छी है, बट LLB के बाद टाइम उतना निकाल पाते। हाँ बताओ। यस मैम, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड में, मेरी मम्मी प्रोफेसर है, अरे नाइस नाइस। मेरे नाना जी भी टीचर है, तो मुझे थोड़ा मतलब टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। जाओ जाओ, जरूर जाओ। यूजीसी नेट में विजिटिंग फैकल्टीज के रूप में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन में आ सकते हो, और आपके स्टेट का अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकालते हो वो कर सकते हो। उसमें इंटरव्यू वगैरह काफी कुछ होता है, दो चरणों में एग्जाम होता है उसका। तो जरूर जाओ यूजीसी नेट की तरफ, है ना। GRF मिल जाए तो PhD कर डालो साथ साथ में। यस मैम। ओके मैम UGC नेट आप हम लोग को जो जजमेंट राइटिंग का आंसर प्रोवाइड करती है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कॉलेज में जो पेपर दो तो उसमें ये रहता है कि आपको पेपर कॉपी भरना है, एक्स्ट्रा शीट लेना है। बट यहाँ पे जब पेपर दो जुडिशरी का, तो वहाँ पे आपको मेन क्वालिटी देनी है कि हाँ भाई इतना इतना है, तो उसके लिए आप इतना हेल्प करती है, उसके लिए थैंक यू मैम। और MCQ में भी आप बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिमाग कैसे लगाना है। ट्रू ट्रू बेटा, कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। थैंक यू विदिति, थैंक यू मैम। और मैं आपसे थोड़ा बात करूं तो मुझे थोड़ा सा धक धक हो रहा है कि मतलब PW की फैकल्टी से तुम डायरेक्ट बात करना, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। PW की फैकल्टी से किधर भी मिलना भी इज ऑल्सो पॉसिबल। जोधपुर में आओ तो तुम लोग फोन करो, मेरा कभी जयपुर वगैरह आना हुआ तो जरूर हम लोग मीटअप वगैरह रखेंगे। ऐसे क्या, फैकल्टी है आप ही की उम्र के हैं, ज्यादा बड़े नहीं है हम लोग। आप मैम बहुत प्यारे भी हो, आप बहुत प्यारे हो। आप लोग हकीकत में देखोगे ना, बोलोगे हाँ ये तो हमसे भी छोटी हाइट की है। मैंने इसरा मैम को पहली बार देखा तो सबसे पहले यही बोला था, अरे मैम आपकी तो हाइट मुझसे भी छोटी है। ओके अल्फिया जी बताइए। मैम सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैंने जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अरे भाई वरना मुझे इम्पॉसिबल लगता था ये। आपने सब कुछ इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं। इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बच्चों को समझ आ जाता ना, 1-2 सब्जेक्ट का भी समझ आ गया ना, फिर आप माइनर लॉ वगैरह सब सेल्फ कर लोगे। बस ये है कि थोड़ा कॉलेज में 5 साल हमको ये चीज कभी बताई नहीं गई कि लॉ इज सो इजी, लॉ इज सो इजी। वहीं पे कमी हो जाती है। वही पता चल जाता तो शायद फाइनल ईयर में हर बच्चा जुडिशरी में आ जाता। बट खैर कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। बताओ मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें केस लॉज सारे सेक्शंस से रिलेटेड याद करने हैं या फिर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या PYQ? नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला। जैसे अगर रॉबरी पढ़ रहे हो ना तो उसके सारे वाले नहीं, रॉबरी का एक मेजर वाला पढ़ लो। थेफ्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट वाला केस लॉ पढ़ लो, सारे नहीं।
सारे सेक्शंस में केस लॉज याद नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, एक एक सेक्शन में नहीं करना अपने को, 511 आईपीसी की थोड़ी करेंगे, 300 हाँ वही। नहीं 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 नहीं, हर सेक्शन का केस लॉ मिलेगा भी नहीं। सिर्फ थेफ्ट के आप कर लो 4 स्टैंडर्ड 4-5 केस लॉ की, ये आ गए तो ये 5 केस लॉ, 5 में से आपको मेंस में 3 ही याद आएंगे, ये लिख के आऊंगी, के एन मेहरा का लिख के आऊंगी, प्यारेलाल भार्गव का लिख के आऊंगी, ये केसेस। ठीक है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो सकता है 10-15 केसेस याद करने पड़ जाए, लेकिन अगर मेरे पास मेंस में क्वेश्चन आ गया तो मैं 3 ही लिख के आऊंगी। ये अब जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है तो उसमें सेक्शन 9 भी इम्पोर्टेंट है, हाँ 11 भी इम्पोर्टेंट है। कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बस मैनेज करना, जो उसमें थोड़े डिफरेंट आपके बैंकिंग लॉज वगैरह आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा, बाकी आपके जुडिशरी के सब्जेक्ट्स उधर आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे, सो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बस वो अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट्स डालना, या आप कहीं से और से मैनेज कर रहे हैं तो तालमेल थोड़ा बैठाना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अतिरिक्त चीजों के लिए वो समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, ताकि आपका जुडिशरी भी स्टेक पर ना लगे और वो भी स्टेक पे ना जाए। ठीक है, और मैम एलएलएम यदि करते हैं तो फिर ठीक है, मैं मतलब किस स्पेसिफिक फील्ड में करना चाहिए फिर, अगर यदि आपको बैंकिंग और अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मेरे को जुडिशरी में जाना है या लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी और लिटिगेशन या एकेडमिक्स, तो मैं कहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाओ या क्रिमिनल लॉ में जाओ। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो या तो बैंकिंग में जाओ, अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो बैंकिंग में जाओ। अगर आपको है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे को आईटी सेक्टर में जाना है, साइबर लॉज में जाना है या आईपीआर में, तो साइबर लॉ या आईपीआर दोनों में से किसी एक का आप एलएलएम कर सकते हो। और मान लो उसके बावजूद लगा कि नहीं मुझे तो इसमें जाना है या इसमें जाना है, तो कोई एक में एलएलएम कर लो, बाकी में डिप्लोमा कर लो, बाकी में भी एलएलएम कर सकते हो ना बाद में, पर वो मैम आप बीबीए एलएलबी कंप्लीट किया है, मतलब अभी हुआ कंप्लीट। हाँ, तो फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है आगे देखना कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप एलएलएम का सब्जेक्ट चुनोगे। जुडिशरी एंड लिटिगेशन वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ, एंड ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स उनके लिए टैक्सेशन लॉ बचता है, आईपीआर बचता है, साइबर लॉज बचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बचते हैं, ह्यूमन राइट्स बचता है। अच्छा, वेलकम विद योर सीनियर्स। थैंक यू मैम। सीनियर आया है। अच्छा, तुम 12th पास हो? हाँ मैम, लास्ट ईयर था मैम, मैंने लास्ट ईयर आपने ग्रुप ज्वाइन कराया था तब मेरा डाउट था, आपने एड्रेस किया था। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर क्लैट दिया था अचीवर बैच के दिसंबर थे में। आप? हाँ मैम, यस मैम, अचीवर्स बैच का था मैं। बताओ आप तो अचीवर। मैंने लास्ट ईयर दिया था, पर स्कोर मेरा जो है वो 30 मार्क्स आया था, जो कि मतलब मेरे को लग रहा था, क्योंकि मैम मैंने जुलाई से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। I'm waiting.